हेलो एवरीवन। आज अपन करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th का न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपके 40 क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, लेकिन मैंने यहाँ पर से सिर्फ वही क्वेश्चंस आपके चूज किए हैं जो प्योर एनएलएम के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, यहाँ से जो सर्कुलर मोशन और जो फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड था वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर से अभी हटा दिया है। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो जैसे अगर आपके क्लास 8 से 10 तक के भी स्टूडेंट हैं जिनका ड्रीम है आईआईटी जेईई या नीट का, तो वो भी कुछ एडवांस पढ़ते हैं तो वो भी ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और ये वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो लेक्चर देखने से पहले अटेम्प्ट जरूर कर लो, ठीक है क्या। और बाकी 11 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपना बेसिक, अगर उनको डर लग रहा है इस चैप्टर में, तो अगर वो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो पहले आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो। और मैं इस क्वेश्चन को समझाते समय आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी होगी वो भी बताऊंगा। मतलब आपको सारा का सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर आपका एक बार पढ़ा हुआ है तो रिवाइज भी हो जाएगा, प्लस आपका बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इन 23 क्वेश्चन से। ठीक है क्या। तो अपन अभी ये पूरी चीजें करने वाले हैं, ये 23 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के। इस संडे जो आपका है मैंने ये चैप्टर लेके आया, नेक्स्ट संडे आपका वर्क पावर एनर्जी की एक्सरसाइज में लेकर के आऊंगा। तो जितने भी 11 12 के स्टूडेंट्स हैं वो एक बार क्विक रिवाइज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि देखो अगर आपको मेंस या नीट निकालना है तो उसके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो वो आपके लिए हेल्प करेगा ये। ठीक है, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि आप लोग पहले ही आप अटेम्प्ट करो और फिर ये वीडियो लेक्चर्स देखो। तो नेक्स्ट वीक के लिए भी मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीक वर्क पावर एनर्जी होगा, तो आपके पास पूरा एक वीक है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को। बहुत इजी है, जिसमें मुझे नहीं लगता आपको 2 घंटे से 3 घंटे से ज्यादा लगना चाहिए। ठीक है क्या। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के अपन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन 5.2 क्या बोल रहा है, अ पेबल ऑफ मास 0.05 केजी। तुरंत लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। देखो मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.05 केजी। ठीक है, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंका गया। गिवन द डायरेक्शन, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द पेबल। सर क्या ही है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने फेंका है, कहीं पर भी फेंका हो, इधर फेंका हो, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं पर भी फेंका हो, उस पे सर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, किसका, धरती माता का। और धरती माता कितना फोर्स लगाती है, m इंटू जी। आप सभी को याद होगा धरती माता का जो फोर्स होता है वो कितना होता है। देखो धरती माता का जो फोर्स होता है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू m इंटू जी, और कहां पर, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। हमेशा चाहे पार्टिकल ऊपर जा रहा हो, चाहे इधर जा रहा हो, चाहे उधर जा रहा हो, कहीं पर भी जा रहा हो, mg तो हमेशा नीचे आएगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन भैया नीचे, ड्यूरिंग इट डाउनवर्ड मोशन तब भी नीचे, ठीक है, एट द हाईएस्ट पॉइंट तब भी नीचे। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लो अगर आपने फेंका ऐसे ऊपर, है कि नहीं, तो जब ये ऊपर जा रहा है तब भी एक्सेलरेशन नीचे है कि नहीं, तब भी इसमें फोर्स नीचे लग रहा है, तभी तो ये रुको जाके, जब रुका तब भी फोर्स नीचे लग रहा है, उसी के कारण तो नीचे आ रहा है ये। तो चाहे जब ये ऊपर जा रहा हो, चाहे रेस्ट में हो, चाहे नीचे आ रहा हो, चाहे आपको पूछा गया किसी भी एंगल में 45 डिग्री क्या 30 डिग्री 20 डिग्री किसी भी एंगल पे आप इसको फेंको, हमेशा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, mg डाउनवर्ड्स। इनफैक्ट जेई मेंस में एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन है, मतलब क्या हद क्वेश्चन था, 3 सेकंड का क्वेश्चन था, ड्राइंग बना हुआ था, एक पार्टिकल को फेंका है तो 3 सेकंड बाद उसमें फोर्स कहां लगे, उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, है कि नहीं। 4 ऑप्शन थे, जी इधर, एक ऐसे टेढ़ा, एक इधर टेढ़ा। मतलब क्या बोलूं मैं, कितना इजी क्वेश्चन था, आप खुद सोच सकते हो उसको। तो अब यहां पर भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, m इंटू जी, मास इज 0.05 इंटू जी 10 ले लो तो कितना आ जाएगा 0.5 न्यूटन। 0.5 न्यूटन फोर्स लग रहा है कहां, वर्टिकली डाउनवर्ड, सब ऑप्शन के लिए ए बी सी जितने भी ऑप्शन है। क्लियर है क्या आप, तीनों ऑप्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 0.5 न्यूटन एंड इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हियर। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर उसी के जैसा है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन ऑफ मास 0.1 kg जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन। अगर एक स्टेशनरी ट्रेन से अगर आपने एक स्टोन को ड्रॉप किया तब वो नीचे गिरेगा, उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, mg नीचे, है कि नहीं। बताने की जरूरत है क्या, कितना इजी है। जैसे ही अगर आपने एक स्टोन को छोड़ा एक ट्रेन से तो इसमें नीचे फोर्स लगेगा mg। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36। अगर एक ट्रेन किसी भी स्पीड से मूव कर रही हो, उससे अगर आप देखो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो, थ्रो नहीं मतलब आप लीव करते हो,
तो उस ऑब्जेक्ट को, उस स्टोन को, अगर एक स्टोन को आप लिफ्ट कर रहे हो तो उस स्टोन को मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिलेगी, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। तो जब ये स्टोन जब नीचे फेंका आपने, मतलब जस्ट रिलीज किया, तो इसको एक वेलोसिटी मिल गई कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर। बट मैंने क्या बोला, इस पार्टिकल की कहीं पर भी कोई भी वेलोसिटी हो, फोर्स कितना लग रहा है, mg डाउनवर्ड्स। तो सेकेंड केस में भी फोर्स कितना, mg, और कहां, डाउनवर्ड्स। ठीक है, मतलब 1 न्यूटन, m इज 0.1, मास इज 0.1 इंटू जी इज 10, सो 1 न्यूटन। फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 न्यूटन, एंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तीसरा ऑप्शन, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम अ विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भैया ट्रेन एक्सेलरेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही आपने स्टोन को रिलीज किया, स्टोन को एक्सेलरेशन नहीं मिला। जब तक वो आपके हाथ में था स्टोन, तब तक आपका हाथ उसको फोर्स लगा रहा था, तो वो स्टोन आगे एक्सेलरेट कर रहा था। जैसे ही आपका छत्र छाया हटा, अब फिर उसके बाद सिर्फ धरती माता का छत्र छाया है, तो अब सिर्फ धरती माता के कारण उसमें एक्सेलरेशन है नीचे। ठीक है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना। इसके ऊपर भी जेईई मेंस में क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट नहीं आया है, इनडायरेक्टली आया है, क्वेश्चन सॉल्व करने का था, बट बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कि कभी भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी स्टोन को रिलीज करो, तो स्टोन को मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिलेगी इनर्शिया के कारण, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। क्लियर, तो सिर्फ उसके ऊपर बेस था, यहां पर भी आपका आंसर आ गया यही। lying on the force of a train which is accelerating at 1 meter per second square, the stone being at rest relative to the train। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो अब इस ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स, डी वाले ऑप्शन में, अब वो ग्राउंड पे रखा हुआ है, ट्रेन में जो एक्सेलरेट हो रही है, और ट्रेन के रेस्पेक्ट में वो पार्टिकल रेस्ट पे है। मतलब क्या, ट्रेन के साथ साथ चल रहा है वो भी, तभी तो ट्रेन में रेस्ट में। अगर आप ट्रेन की बोगी के अंदर बैठे हो और वहां पर अगर आप बोल रहे हो कि एक स्टोन जो है वो यहां पर रेस्ट पे है, मतलब कि अगर ये ट्रेन मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इस स्टोन को भी मूव करना पड़ेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तभी आप बोलोगे कि वो रेस्ट पे है रिलेटिव में, है कि नहीं। तो अभी इस पार्टिकल के पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर एक्सेलरेशन है, और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे एक्सेलरेशन, नीचे फोर्स लग रहा है mg का। सो m मास कितना है उसका, 0.1, तो 0.1 इंटू 10 इज 1 न्यूटन, इसमें 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है नीचे, और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 0.1, मतलब 0.1 न्यूटन फोर्स लग रहा है इधर। तो डी वाला जो ऑप्शन है उसमें अगर आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने बोले, मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, और 0.1 का रिजल्टेंट निकाल लो, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, इससे आ जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो tan थीटा से। देखो इधर जो फोर्स है वो है 0.1, नीचे जो फोर्स है वो है 10, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो है ये। अगर इसको थीटा बोल दो तो tan थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू p बाई b, सो 10 अपॉन 0.1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100, सो थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10 इनवर्स 100। क्लियर, बहुत सिंपल। देखो ए, बी और सी तीनों ऑप्शन में तो सिर्फ धरती माता फोर्स लगा रही है, लेकिन लास्ट केस में, डी केस में, कोई फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो उस ऑब्जेक्ट को, स्टोन को साथ साथ लेके जा रहा है ट्रेन के। ठीक है, ट्रेन के अगर एक सरफेस में अगर एक स्टोन रखा है, तो उस स्टोन को ट्रेन का सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होगा, जो भी फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, जिसके कारण वो स्टोन आगे जा रहा है कि नहीं। तो उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक धरती माता का फोर्स 1 न्यूटन, और एक उस फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 0.1, दैट इज 0.1 न्यूटन। तो 0.1 न्यूटन इधर, 1 न्यूटन इधर, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, एक रिजल्टेंट निकालना आता है ना दो वेक्टर का, जब 90 डिग्री में, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू योर हाइपोटेनियस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपन ने आंसर निकाल लिया, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। सिंपल। अब जब ये आ गया तो बस यहां पर आपको एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए आपने tan थीटा लगा दिया एक ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे, काम खत्म, आंसर आ गया। क्लियर, चलो इजी क्वेश्चन था काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg मूविंग इनिशियली विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप। देखो लिखो क्या क्या दिया है, पहले वो लिखो। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं अपन। देखो क्या लिखा हुआ है, गिवन रिटार्डिंग जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 50 न्यूटन। ठीक है, मास दिया हुआ है 20 kg। तुरंत ये दोनों देख के समझ में आ रहा है सर, एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स बाई मास। फोर्स बाई मास मतलब 50 अपॉन 20, 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन आ गया। सर तुरंत देखते के साथ पता चल गया, फोर्स और मास दिया था तो एक्सेलरेशन आ गया। न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा दिया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसके इनिशियल रफ्तार दिया हुआ है u 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनली स्टॉप करना है। देखो कितनी देर बाद वो रुक गया पूछा है, तो फाइनली स्टॉप कर दिया, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, और आपको टाइम निकालना है।
अरे भैया एक्सेलरेशन है, फाइनल स्पीड है, इनिशियल स्पीड है, टाइम नहीं निकाल सकते क्या? इन सब के बीच में रिलेशन, जल्दी से बोलो इन सब के बीच में क्या रिलेशन है? देखो इन सब के बीच में रिलेशन, v इज गोइंग टू बी इक्वल टू u प्लस ए टी, सो t इज गोइंग टू बी इक्वल टू v माइनस यू बाई ए. v इज 0 माइनस u, u इज 15 अपॉन एक्सेलरेशन. रिटार्डिंग फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, माइनस 5/2. सो 5 3 जा 3 2 जा 6 सेकेंड. माइनस ने माइनस को मार दिया. ठीक है क्या? माइनस ने माइनस की बेरहमी से हत्या कर दी. आपका आंसर जो आ गया वो आ गया 6 सेकेंड. सिंपल था. देखो फोर्स और मास दिया था तो तुरंत समझ में आ गया सर एक्सेलरेशन आ जाएगा. रिटार्डिंग फोर्स था इसलिए आपने माइनस साइन लगा दिया. माइनस साइन क्यों लगा दिया? क्योंकि लिखा हुआ है रिटार्डिंग फोर्स, इसलिए तो स्पीड कम हो रही है ना. फिर v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, t पूछा है. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लगाया. सर क्या क्वेश्चन है सर, इतना सिंपल सा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 सेकेंड. 25 सेकेंड में वेलोसिटी चेंज कर दिया 2 से 3.5. एक कांस्टेंट फोर्स. द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज. डायरेक्शन अनचेंज है मतलब डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है, मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा था उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा. इसका यही मतलब है. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं अगर इधर जा रहा हूं और फोर्स इधर लगेगा तो मेरी डायरेक्शन बदल जाएगी, लेकिन यहां क्या बोला है? नहीं बदली. इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया आपने. ठीक है, तो सिंपल है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, v माइनस यू बाई टी. सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? व्हाट इज v? 3.5 माइनस व्हाट इज u? 2 अपॉन t 25. ठीक है क्या? तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गया. जैसे ही एक्सेलरेशन आ गया फोर्स निकालना था. फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ. लगा दो, तुरंत आंसर आ जाएगा. कितना आ जाएगा? F इज इक्वल टू मास. मास कितना दिया हुआ है? 3 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 1.5 अपॉन 25. देखो इसको निकालो कितना आंसर आ जाएगा आपके सामने. दिस आंसर विल कम 0.18 न्यूटन. कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, कितने ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, खुद सोचो. तो एक बार आप अटेम्प्ट करो जरूर से. अगर आपने अभी भी अटेम्प्ट नहीं किया ना, कोई बात नहीं, पॉज करो इस वीडियो को, एक बार के लिए बंद करो और सारे क्वेश्चंस जितने मैंने आपको दिए थे, देखो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं 23 क्वेश्चंस हैं, सिर्फ 23 क्वेश्चंस. और आपको एक बार अटेम्प्ट करना है, 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगी. और एक बार अगर आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे, एकदम अच्छे से. ठीक है क्या? तो अभी मैं जो ये पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं. 7th के स्टूडेंट भी है वहां पर, 8th के, 9th के और 10th के, और उन्होंने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है. न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पूरा एक एक चीज, सूडो फोर्स, ठीक है, सारी चीजें, कंस्ट्रेन मोशन, पुली ब्लॉक प्रॉब्लम, ठीक है, वेज कंस्ट्रेन, सब कुछ पढ़ा है उन्होंने. तो सोचो अगर 7th का बच्चा अगर जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? है कि नहीं? तो आप लोग यहां पर जितने भी लोग देख रहे हो जिनका ड्रीम है आईआईटी जेईई या नीट, तो या तो आपको अगर थ्योरी पढ़नी है 7 से लेकर के अगर आप 10 तक की क्लास में, और अगर आपको एडवांस की क्वेश्चंस की थ्योरी पढ़नी है पूरी, जेईई मेंस, एडवांस और नीट की, तो आप अनअकैडमिक ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है क्या? और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे को कॉल कर सकते हो. मेरा नंबर आपको मिल जाएगा यहां पर नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा जिसमें आप जुड़े रह सकते हो कांस्टेंट सारे नोटिफिकेशंस के लिए. ठीक है क्या? चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन फटाक से. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप यहां पर कमेंट कर देना. ठीक है क्या? आप लोग यहां पर कमेंट करना और मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, भले नेक्स्ट वीडियो में या फिर वहीं पर, अगर कमेंट में ही होगा तो कमेंट में. सो चलो, तो अपन ने 3 क्वेश्चन देख लिए. नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is acted upon by 2 perpendicular forces 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन. द गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. पाइथागोरस थ्योरम लगाना है सिर्फ. एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, मास 5 kg, ठीक है, इसमें 2 फोर्स लग रहा है, एक 6 न्यूटन और एक 8 न्यूटन. अब एक बात बताओ, अगर मेरे को कोई एक रस्सी से इधर खींचे और इधर खींचे तो मैं कहां जाऊंगा? कहीं बीच में जहां पर नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा. तो सेम नेट रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो. नेट रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे? ये 6 ऊपर 8, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा. सो एफ नेट जो निकालोगे वो क्या आ जाएगा आपका? अंडर रूट ऑफ 6 6 36 प्लस 8 8 64, अंडर रूट 100 इज 10 न्यूटन. तो जो नेट फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 10 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर. कितना लग रहा है? 10 न्यूटन. अगर एंगल पूछा तो एंगल भी निकाल सकते हो. ये थीटा मान लो, सो टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा होता है आपका P/B, तो 8/6,
ये आ जाएगा आपका 53 डिग्री। कुछ कुछ वैल्यूज मैंने बोला है आपको याद रखनी पड़ेंगी, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में मैंने आपको पढ़ाया था पूरा, ठीक है। व्हाट इज साइन 37, कॉस 37, साइन 53, कॉस 53। जब भी एक ट्रायंगल में दो साइड 3 और 4 हो तो तीसरी 5 होती है कि नहीं। सो 3, 4 और 5 होती है, तो 4 के आगे वाला एंगल जो होता है वो होता है 53 डिग्री, और 3 के आगे वाला जो एंगल होता है वो होता है 37 डिग्री। तो इसलिए दो वैल्यूज आपके इंपॉर्टेंट है और जो आपको याद करनी है। अब आप बोलोगे सर एफ नेट आ गया, नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे जो लग रहा है, नेट मास पता है, तो एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू फोर्स बाई मास। फोर्स इज 10 अपॉन मास इज 5, तो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड। क्या क्वेश्चन था सर, रिजल्टेंट निकालना था वेक्टर का। सर इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन ने वेक्टर के कर लिए हैं, ठीक है, सिंपल था। चलो कोई भी डाउट कहीं पर भी हो तो मेरे को कमेंट में तो बताओ, ठीक है सभी कोई। चलो, और अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए मेरे को कमेंट में आप बताओ, कोई स्पेसिफिक चैप्टर है जिसका आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, ठीक है क्या। चलो आगे, द ड्राइवर ऑफ अ 3 व्हीलर मूविंग with a speed of 36 km per hour sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in 4 seconds। ठीक है भैया, एक ड्राइवर था, चला रहा था, उसने जैसे एक लड़के को देखा आगे, उसने ब्रेक मारा और गाड़ी को रोका 4 सेकंड के अंदर अंदर। 36 किलोमीटर पर आवर से उसने 4 सेकंड के अंदर गाड़ी को रेस्ट पे लेके आ गया। वाह क्या बात है, ठीक है। तो एक गाड़ी में बैठा हुआ था मस्त आराम से, गाड़ी में बैठा हुआ था आराम से, और ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा था, ये मूव कर रहा था 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मीटर पर सेकंड में निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 36 इंटू 5/18, ये आ जाएगा 18 2 5 2 10 मीटर पर सेकंड। तो कभी भी किलोमीटर पर आवर में दिया हो, और देखो बाकी सारी चीज भी अगर किलोमीटर पर आवर में दी है तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी चीजें देखो, फोर्स निकालना है आपको, बाकी चीजें सेकंड्स में दी हुई हैं, तो आप इसको तुरंत कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड, क्योंकि गलती यहीं पर होती है बच्चों से। सर ये यूनिट नहीं देखे, 1 किलोमीटर पर आवर में था, 1 सेकंड में लगा दिए, ले भैया पाप हो गया। तो ऐसा नहीं करना है आपको, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, बाकी सारी यूनिट्स आपको सेकंड में दी है, केजी में दी हुई है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट में तुरंत। तो 36 किलोमीटर पर आवर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई, इतना बेसिक आता है अपन सबको। सो 10 मीटर पर सेकंड। अब ये हो गई इसकी इनिशियल स्पीड u, इनिशियल स्पीड जो u है वो हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम 4 सेकेंड में, फाइनल स्पीड कितना हो गया 0। 4 सेकेंड के अंदर अंदर 10 मीटर पर सेकेंड से 0 स्पीड आ गई इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब और क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल। अगर मास दिया हुआ है टोटल 465, आदमी का प्लस गाड़ी का मिलाकर के जो मास है, ये बहुत भारी गाड़ी है, 465 kg, तो आपको बोला है कि नेट रिटार्डिंग फोर्स कितना है, ठीक है। देखो सिंपल, कैसे सोचना, कैसे इस बात को देखो, बहुत सिंपल है। देखो एक बार सोचना कैसे है, सर फोर्स चाहिए तो फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए, सर मास दिया हुआ है एक्सेलरेशन चाहिए, तो सर एक्सेलरेशन कहां से आ जाएगा, v, u और t दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू v माइनस u बाई t। व्हाट इज v, 0, माइनस व्हाट इज u, 10, अपॉन व्हाट इज t, 4, सो 10/4, 5/2 माइनस 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन आ गया, मास दिया हुआ है, फोर्स आ जाएगा, सो फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू योर, फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज मास, 465 इंटू एक्सेलरेशन माइनस 5/2। फोर्स माइनस में क्यों आ रहा है, रिटार्डिंग फोर्स है भैया, पार्टिकल जा रहा है इधर, गाड़ी जा रही है इधर, घूम 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 घूम, और फोर्स कहां लग रहा है, पीछे, इसलिए फोर्स क्या आ रहा है, नेगेटिव, रिटार्डिंग फोर्स है भैया। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1162.5, 1162.5। मेरा न्यूटन एम जैसा क्यों दिख रहा है, क्लियर, चमक गया सभी को, ये चमक गया तुरंत। जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है आपका 1162.5 न्यूटन, ठीक है क्या। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निकालना है, क्या इनके बीच में कोई रिश्ता है, तो तुरंत काम बन जाएगा, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं फटाक से। अ रॉकेट विथ अ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg इज ब्लास्टेड अपवर्ड विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन। पढ़ लो भैया एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, मास दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, फोर्स पूछा है,
क्या आपको न्यूटन का सेकंड लॉ भी नहीं आता? न्यूटन का सेकंड लॉ आपको क्या बोलता है? न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास कितना दिया है? 20,000 इनटू एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो योर फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10,000 1 लाख न्यूटन और 10⁵ न्यूटन। क्या था इस क्वेश्चन में? मास दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, फोर्स बताना है। ठीक है, क्या न्यूटन सेकंड लॉ से आया। सिंपल है, एकदम मस्त सिंपल। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg मूविंग इनिशियली विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg moving initially with a constant speed of 10 meter per second to the north is subjected to a constant force of 8 Newton directed towards the south opposite। मतलब भैया पार्टिकल अगर इधर जा रहे हैं तो फोर्स लग रहा है भाई साहब पीछे। बात समझ में आ रही है? चमक रहा है? देखो ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, एक ही कलर से लिखे जा रहे हैं अपन बार बार। तो अ पार्टिकल ऑफ मास 0.4 kg, ठीक है, इनिशियली मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड, और भाई साहब इसमें फोर्स लग रहा है इधर 8 न्यूटन। ठीक है, फॉर 30 सेकेंड्स, टी इक्वल टू 0 से लेकर के टी इक्वल टू 30 सेकेंड्स तक फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब सुनो आगे क्या बोल रहा है। टेक द इंस्टेंट ऑफ फोर्स टू बी अप्लाइड टू बी एट टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 में उसने बोला कि मान लो कि फोर्स लगना चालू हुआ है, तो इससे पहले के टाइम को माइनस में लिख रहे हैं। ऑल्दो टाइम माइनस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बोला कि चलो ठीक है, जब फोर्स लग रहा है उसको टी इक्वल टू 0 मानो, तो उससे पहले का जो भी टाइम है उसको माइनस में मान लो, और 30 के बाद का तो जो टाइम होगा वो होगा। ठीक है, तो आपको बोला है और इस पोजिशन को 0 मानो, इस पोजिशन को 0 मानो, मतलब इसके इधर की सारी पोजीशन क्या हो जाएगी भैया? नेगेटिव। इसके आगे की सारी पोजीशन क्या हो जाएगी भैया? पॉजिटिव। ठीक है, ये कुछ कुछ मानने बोला है भैया, अब अपने पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, सवाल जो बोल रहा है वो अपन को मानना पड़ेगा, है कि नहीं? तो चलो मान लिए, क्वेश्चन पढ़ लिए। 0.4 kg का मास है, उसकी रफ्तार नॉर्थ में है 10 मीटर पर सेकेंड, और उसको फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, और वो पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 में है एट t इक्वल टू 0। सो अब आगे देखो, द पोजिशन ऑफ द बॉडी एट द टाइम टू बी x इज इक्वल टू 0 एंड प्रेडिक्ट इट्स पोजिशन एट t इक्वल टू -5, मतलब 5 सेकेंड पहले। अब एक बात बताओ, वो पार्टिकल कहां जा रहे हैं? नॉर्थ में, और 5 सेकेंड के बाद अभी अगर आप देखोगे तो वो ओरिजिन में है, तो 5 सेकेंड पहले कहीं राइट में होगा। 5 सेकेंड पहले, रुको एक सेकंड, मेरे को कलर चेंज करने दो। 5 सेकेंड पहले पार्टिकल कहीं यहां पर होगा। कलर अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, यहाँ भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, पार्टिकल यहां पर कहीं पर होगा, तभी तो 5 सेकेंड बाद वो यहां पर पहुंच गया। t इक्वल टू -5 मतलब जब फोर्स लगना चालू हुआ उससे 5 सेकेंड पहले, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, -5 सेकेंड वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कहीं पर आपको कोई बोल दे t इक्वल टू -10, तो बोलना क्या गवारपन है, बट अब अगर एनसीईआरटी ने गवारपन किया है तो अपन मानेंगे उसको। एनसीईआरटी सही है, एनसीईआरटी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, सो t इक्वल टू -5 का मतलब कि 5 सेकेंड पहले, 5 सेकेंड पहले कहीं वो यहां पर होगा, और वो इधर जा रहा है कितने रफ्तार से? 10 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट स्पीड से। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो जाते रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और एक्सटर्नल फोर्स कब लगना चालू किया है? t इक्वल टू 0 में। तो इस 5 सेकेंड तक तो कांस्टेंट स्पीड से गया पार्टिकल, तो अगर इन 5 सेकेंड तक कांस्टेंट स्पीड से आया पार्टिकल, तो देखो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लिखोगे, तो 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? स्पीड 10 इंटू टाइम 5, 50 मीटर। मतलब 5 सेकेंड पहले पार्टिकल होगा x इज इक्वल टू 50 में। क्लियर? 5 सेकेंड पहले t इक्वल टू 0 के पार्टिकल था ऑन द राइट साइड, ठीक है, ऐसे राइट साइड, वो भी 50 मीटर दूर, मतलब 50, x इज इक्वल टू 50 में पार्टिकल था। अब क्या बोला है? 25 सेकेंड में, यहां से ये t इक्वल टू 0 था, इसके बाद 25 सेकेंड में पार्टिकल कहां होगा ये बताना है। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं भैया। सर इनिशियल स्पीड दी हुई है u इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड, राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है तो लेफ्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी? माइनस। सो u इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम क्या पूछा? t इक्वल टू 25 सेकेंड में,
ठीक है, आपको क्या पूछा पोजीशन, तो एस आपको पूछा है, तो आप बोलोगे सर एस पूछा है, यू और टी दिया है, तो सर एक एक्सेलरेशन और चाहिए। अगर एक्सेलरेशन आ गया तो काम बन जाएगा। तो देखो एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो, मास दिया हुआ है 0.4 और फोर्स दिया हुआ है कितना 8। सो एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू फोर्स बाई मास 0.4, सो 80/4 इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन इसको प्लस मानते हैं, यू को अपन ने माइनस माना है तो आप एक्सेलरेशन को क्या मानोगे प्लस, क्योंकि वो कहां है राइट डायरेक्शन में। तो राइट डायरेक्शन वाले सारे वेक्टर्स को अपन ने माना है पॉजिटिव और लेफ्ट डायरेक्शन वाले सारे वेक्टर्स को अपन ने माना है नेगेटिव। सो अब इसका एक्सेलरेशन है आगे कितना 20, तो एक्सेलरेशन इज प्लस 20। आपको निकालना क्या है एस, तो निकाल लो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी इज 25 का होल स्क्वायर। देखो 2 टेंजा 25, एक आपका कॉमन आ जाएगा, यहां से 25 कॉमन आ जाएगा, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 25 कॉमन, सो 250 माइनस 10, सो 240 इंटू 25 इज योर आंसर। कितना आ जाएगा ये आपका 6 किलोमीटर आएगा आपका, 6 किलोमीटर। ठीक है, क्या आपका यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 किलोमीटर। मतलब t इक्वल टू 25 सेकेंड में पार्टिकल 6 किलोमीटर आगे, 600 मीटर आगे है पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड इधर था तो जाके रुक गया होगा, फिर रुकने के बाद वापस पीछे जाना चालू किया होगा और 25 सेकेंड तक जाता। क्लियर, सिंपल था यहां तक। अब देखो एक और चीज यहां पर, एक सेकंड पॉज करते हैं एक बार। हाँ, तो अपन पेज ऐड कर दिए। देखो सुनो, ये क्वेश्चन आपका कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लंबा है कि नहीं। बहुत सारी चीजें आपको थोड़ी सी यहां पर कॉम्प्लिकेट करके दे दिया कि t इक्वल टू 0 से चल रहा है, -5 में बताओ और इतने टाइम में कितना चला ये बताओ, तो थोड़ा सा लॉन्ग है बट है इजी। आप खुद एक बार एनालाइज करो कि सर फोर्स दे दिया, मास दे दिया तो एक्सेलरेशन आ गया, u दे दिया, t दे दिया, तो सर s निकालना कौन सी बड़ी बात है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन कम, रेक्टिलिनियर का ज्यादा लग रहा है कि नहीं, सिंपल। अब अगर आप लास्ट क्वेश्चन देखोगे 100 सेकेंड, तो देखो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो यहां पर क्या हो रहा है। अगर आप t इक्वल टू 100 सेकेंड देखोगे तो अगर आप यहां पर देखोगे पार्टिकल u इक्वल टू -10 है, इनिशियल स्पीड कहां है -10, t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 30 सेकेंड तक खाली फोर्स लग रहा है, मतलब पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है कितने से 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। उसके बाद t इक्वल टू 30 के बाद फोर्स लगना बंद, मतलब t इक्वल टू 30 से t इक्वल टू 100 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कितना है 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ, t इक्वल टू 0 में पार्टिकल लेफ्ट जा रहा था, t इक्वल टू 0 में पार्टिकल लेफ्ट जा रहा था, कितनी स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन था राइट में, तो इधर जाया गया होगा, रुक गया होगा, फिर वापस पीछे आना चालू किया और तेजी से इधर पहुंचा। ठीक है, उसके बाद 30 सेकेंड तक तो वो एक्सेलरेट करता गया, स्पीड बढ़ते गई। अब 30 सेकेंड के बाद स्पीड बढ़ना बंद। तो आपको एक बात समझ में आ रही है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 0 से 30 सेकेंड, फिर 30 से 100 सेकेंड। डिफिकल्ट नहीं है, लंबा है, मैं बोलता हूं लंबा है थोड़ा सा, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको पहले यह निकालना पड़ेगा कि 0 से 30 सेकेंड में जब एक्सेलरेशन 20 है, इनिशियल स्पीड -10 है, तो इसकी फाइनल रफ्तार कितनी है और इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की है। दो चीज निकाल सकते हो क्या, u दिया हुआ है भाई साहब आपको, t दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, क्या आप v और s नहीं निकाल सकते। देखो ये पार्टिकल था ओरिजिन में x इज इक्वल टू 0 में, इसकी स्पीड थी इधर 10, इसका एक्सेलरेशन था इधर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये पार्टिकल ऐसे गया होगा, रुक गया होगा और फिर वापस कहीं ऐसे आया होगा। तो t इक्वल टू 30 सेकेंड में पार्टिकल कहां पहुंचा, एक तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा अपने फॉर्मूले से, जो अपना ये फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं, तो आपको डायरेक्ट फाइनल पोजीशन बताएगा कि पार्टिकल कहां पर है। ठीक है, अब और आपको फाइनल रफ्तार दे देगा, यहां पर ये चाहिए अपन को यहां पर से। चलो निकालते हैं दो चीजें यहां पर जल्दी से दोनों चीज निकालते हैं। v इज गोइंग टू बी इक्वल टू u प्लस ए टी, एक्सेलरेशन इज 20 इंटू टाइम इज 30, 3 2 6, 600 माइनस 10, 590 मीटर पर सेकेंड। भाई साहब 30 सेकेंड बाद अगर आप देखोगे तो इस पार्टिकल की स्पीड है 590 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द राइट।
क्या बात है। अब इतने देर में चला कितना वो भी निकाल लो। तो देखो s आपका आ जाएगा, s इज गोइंग टू बी इक्वल टू ut माइनस 10 इंटू 30 ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज 20 इंटू टी स्क्वायर 30 स्क्वायर टू 10 जा, वापस से यहां से कॉमन ले लो, 30 कॉमन ले लोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 3 3 9 900 9000 9000 नहीं 300 ही आएगा, सॉरी 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 30 तो कॉमन ले लिया ना, 30 कॉमन ले लिया अपन ने तो 30 इंटू 10, यहां पर देखो 30 कॉमन आ गया, एक 30 कॉमन आपका चला गया तो यहां पर आपका कितना बच गया 10 इंटू 30 300 माइनस यहां पर 30 कॉमन आ गया तो कितना बच गया 10, सो 300 माइनस 10 इज 290 290 इंटू 30, देखो कितना आ जाएगा जल्दी से 290 इंटू 30, आपका आंसर आ जाएगा 8700। अभी जो पार्टिकल चल गया वो चल गया 8700 मीटर। क्या बात है। तो स्टार्टिंग के 30 सेकंड में पार्टिकल चल गया 8700 मीटर और 30 सेकंड के एंड में उसकी जो रफ्तार थी वो थी 590 मीटर पर सेकंड। अब क्या हो रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा तो अब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कितने स्पीड से 590 मीटर पर सेकंड, कितने देर तक 70 सेकंड तक, 100 में से 30 सेकंड हो गए तो बचा कितना 70 सेकंड तक, तो 70 सेकंड में और कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये, तो और 70 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। भाई साहब निकालो आंसर, फालतू की मेहनत करा रहा है ये क्वेश्चन और कुछ भी नहीं, कोई कॉन्सेप्ट तो समझ गया स्टार्टिंग में ही तुरंत, कितना था 41300, ये आ गया आपका 41300 और जो पहले चला था आपने, ठीक है 41300 प्लस जो पहले चला था 30 सेकंड में 8700 550,000, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आया एट द एंड वो आया आपका 50। सोचो एक बार क्या क्या किया अपन ने, 0 से 30 सेकंड तक एक्सेलरेट किया तो अपन ने फाइनल स्पीड भी निकाल ली और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया। कैलकुलेशन पार्ट था, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट था, मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन पार्ट आपका था। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी निकाल लगा के आपने इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया 8700 मीटर, मतलब 30 सेकंड के एंड में पार्टिकल x इज इक्वल टू 8700 मीटर में है और उसकी जो फाइनल रफ्तार है वो है 590 मीटर पर सेकंड। अब इस स्पीड से 70 सेकंड तक चला, वो सेम इस स्पीड से 70 सेकंड तक चला तो कितना कवर किया 41300, जब इसको और इसको आपने ऐड किया तो आंसर आया आपका 50,000। तो मतलब x इज इक्वल टू 50,000 में, मतलब 50 किलोमीटर में पार्टिकल है एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। तो मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी ने फालतू अपन से खाली मजदूरी कराई है, कोई कॉन्सेप्ट तो था नहीं कुछ, है कि नहीं, ठीक है थोड़ा कॉन्सेप्ट था कि हाँ t इक्वल टू -5 लिखा है तो आप कैसे उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, t इक्वल टू 100 सेकंड है तो आपको इसको क्वेश्चन को 2 में डिवाइड करना था, 0 से 30 फिर 30 से 100, लेकिन थोड़ी मजदूरी ज्यादा ही हो गई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस बनी होगी आप लोगों की। चलो मेरे को तो क्या ही करना है प्रैक्टिस करके। चलो स्पीड मतलब स्पीड न्यूमेरिकल्स के लिए अपने पास तो कैलकुलेटर जिंदाबाद, आप लोगों को करनी है। लेकिन नेक्स्ट क्लियर है क्या, ये अपन ने भाई कौन सा क्वेश्चन किया 5.10 क्वेश्चन अपन ने किया अभी, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अपन आगे 5.11 क्वेश्चन नंबर 5.11। A truck starts from rest and accelerates uniformly at 2 meter per second square. At t equal to 10 second, a stone is dropped by a person standing on the top of the track 6 meter height from the ground. Where what are the velocities and acceleration of the stone at t equal to 11 second? चलो देखो सुनो क्या हो रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ो और एनालाइज करो कि क्वेश्चन बता क्या रहा है, क्वेश्चन में हो क्या रहा है। भैया साहब ट्रक चल रही है, इमेजिन करो थोड़ा सा, क्वेश्चन इजी बन जाएगा। क्योंकि देखो अगर मैं आपको बताऊं ना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बहुत इजी चैप्टर क्यों है, क्योंकि गिने चुने फॉर्मुलेज हैं। अगर आपको उनकी फीलिंग आ गई उन चैप्टर उन फॉर्मुलेज की कैसे लगाना है, कंस्ट्रेन मोशन कैसे लगाना है, खैर कंस्ट्रेन मोशन तो यहाँ पर एनसीईआरटी में आपके यूज आएगा भी या नहीं पता नहीं, देखते हैं अभी, ठीक है। इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं आपका, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ खत्म। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक इंपल्स वगैरह की बात है, वो मैं आपको इस क्वेश्चन को कराते कराते बता दूंगा कि इंपल्स क्या होता है एंड ऑल, ये सारी चीजें तो बहुत कम चीजें हैं और उनको अगर आपको लगाना आ गया ना तो बहुत मजा आएगा ये सब क्वेश्चंस को लगाने में। अभी तो ये फिर भी इजी क्वेश्चन है, जब आपके ये इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे तो फिर अपन थोड़े टफ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको मजा आएगी सोचने में, अच्छा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है क्या, तो उसमें आपको और थोड़ी ज्यादा मजा आएगी। अब देखो यहां पर अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, starts from rest and accelerates uniformly at 2 meter per second square. At t equal to 10 seconds,
अ स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ट्रक। ठीक है, एक ट्रक बना लो भाई साहब, चलो ठीक है। तो इसके ऊपर खड़ा हुआ है भैया एक भाई साहब, और वो 10 सेकेंड के बाद यहां से एक स्टोन को ड्रॉप किए। तो देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट आएगा, जब भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट से आप किसी स्टोन को ड्रॉप करो तो उस स्टोन को मूविंग ऑब्जेक्ट की रफ्तार मिलती है, एक्सेलरेशन नहीं मिलता। तो आपको एक बात तो समझ में आएगी सर, उस समय t इक्वल टू 10 सेकेंड में इस गाड़ी की जो भी फाइनल स्पीड होगी वो इस स्टोन को मिल जाएगी, बट एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। छोड़ते के साथ किसकी छत्र छाया में आ गया ये, धरती माता की। तो जैसे ही आपने इस स्टोन को छोड़ा, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है नीचे mg, ये जो जिस एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है वो g है कि नहीं। और उसके बाद देखो एक सेकेंड बाद उसकी क्या रफ्तार और क्या एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन तो g होगा। जैसे ही आपने ड्रॉप छोड़ दिया, उस पार्टिकल को छोड़ दिया, उसके बाद जो उसका एक्सेलरेशन है वो सिर्फ कितना होगा, g डाउनवर्ड्स। तो बी वाला आंसर तो आ गया g डाउनवर्ड्स, जी डाउनवर्ड्स। धरती माता का एक्सेलरेशन जी, और वो भी नीचे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार मैं रिपीट कर चुका हूं, एक बार और बोल रहा हूं। जब भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो तो उस ऑब्जेक्ट को मूविंग ऑब्जेक्ट की सिर्फ रफ्तार मिलती है, एक्सेलरेशन नहीं मिलता। आई थिंक इट्स क्लियर। आगे नाउ नेक्स्ट, ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो वेलोसिटी निकालनी है, तो जैसे ही आपने इस पार्टिकल को ड्रॉप किया उसके एक सेकेंड बाद ही कुछ नीचे गिरेगा तो इसके पास फाइनल रफ्तार आ जाएगी। इनिशियली इसके पास नीचे डायरेक्शन में कोई रफ्तार नहीं थी, हॉरिजॉन्टल में रफ्तार थी जो गाड़ी की थी। तो इसके पास, इस पार्टिकल के पास दो रफ्तार होगी, एक हॉरिजॉन्टल में जो गाड़ी की थी वो, और एक सेकेंड बाद इसकी खुद की कुछ वर्टिकल स्पीड हो जाएगी, v वर्टिकल v हॉरिजॉन्टल, है कि नहीं। तो अगर ये दोनों स्पीड आ गई तो अपन रिजल्टेंट भी निकाल लेंगे। चलो, तो गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी निकालनी जरूरी है। तो गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी थी 0, एक्सेलरेशन था 2, टाइम था 10, तो v कितना आ जाएगा, v इज गोइंग टू बी इक्वल टू u प्लस at। सो v इज गोइंग टू बी इक्वल टू u0, a इज 2 इंटू t इज 10, सो 20 मीटर पर सेकेंड। तो जिस समय इस नालायक बच्चे ने, या लायक बच्चे ने, किसने, पर्सन, चलो पर्सन बोला है, तो ये जो पर्सन है जो वहां पर खड़ा हुआ था, जिसने इसने t इक्वल टू 10 सेकेंड में उस पार्टिकल को जब ड्रॉप किया, उस समय गाड़ी की रफ्तार कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्टोन को भी कितनी मिल गई होगी हॉरिजॉन्टल में, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद एक सेकेंड बाद ही, एक सेकेंड तक, अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई स्पीड चेंज नहीं होगी, नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, एयर का कोई भी रेजिस्टेंस अपन को नहीं लेना है। तो हॉरिजॉन्टल में इसकी रफ्तार अब 20 होगी, इसको चेंज करने वाला कोई नहीं है। अब जैसे इस स्टोन को आपने ड्रॉप किया, ये एक सेकेंड तक के लिए गिरा। देखो पूछे ना व्हाट इज द वेलोसिटी एट 11 सेकेंड, 10 सेकेंड में आपने छोड़ा और 11 सेकेंड में पूछा, तो कितना सेकेंड हुआ, एक सेकेंड। तो एक सेकेंड तक ये पार्टिकल नीचे गिरा। तो ये पार्टिकल अगर एक सेकेंड तक नीचे गिरा तो इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी, इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0, नीचे डायरेक्शन में 0, एक्सेलरेशन कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v पूछा है, तो v इज गोइंग टू बी इक्वल टू u प्लस at, 10 इंटू 1 इज 10। तो इस पार्टिकल की 11th सेकेंड में दो रफ्तार है, 10 नीचे और 20 हॉरिजॉन्टल में। तो नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 20 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, अंडर रूट 500, 10 रूट 5, ठीक है क्या। और ये जो आंसर आएगा आपका फाइनल रफ्तार वो कितना आ जाएगा, 10 रूट 2 अगर आपने इसमें लगा दिया होगा तो आपके पास यहां पर आंसर आ जाएगा, एंड दैट आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 22.4 मीटर पर। ठीक है, वापस एक ही कॉन्सेप्ट है, जैसे ही आपने उस स्टोन को ड्रॉप किया उसको वेलोसिटी मिली, एक्सेलरेशन नहीं मिला, तो एक सेकंड तक वो नीचे एक्सेलरेट किया, बाकी आगे जो उसकी वेलोसिटी थी वो तो थी। सेम ये कॉन्सेप्ट अपन यूज करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, पूरा का पूरा आपने पढ़ा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हियर, a man of mass 70 kg is standing on the weighing scale in a lift which is moving at pseudo force। जैसे ही आपको बात समझ में आ गई, लिफ्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो आपको क्या लगाना है, सूडो फोर्स। भले ही पहले ऑप्शन में नहीं लगाना पड़ेगा। अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर एक लिफ्ट है यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो आपको सूडो फोर्स नहीं लगाना। देखो यहां पर का कॉन्सेप्ट बताता हूं, जब भी आप टुकुर टुकुर देख रहे हो, ठीक है, जब भी आप टुकुर टुकुर देख रहे हो, ऐसे मोशन से
वाह, कुछ ज्यादा ही अच्छा बन गया। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार था वो। मिटाओ यार सब फालतू की नौटंकी। हाँ, जब भी आप टुकुर टुकुर देख रहे हो ऐसे फ्रेम से जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो आपको वहां पर क्या डालना पड़ता था? सूडो फोर्स। जब तक आप एक ऐसे फ्रेम से देख रहे हो जो खुद एक्सेलरेट नहीं कर रहा, भले मूव कर रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से या रेस्ट पे होगा, तब तक आपको सूडो फोर्स की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आप एक ऐसे फ्रेम से देख रहे हो जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो आपको क्या लगाना पड़ता था? सूडो फोर्स। और ये सूडो फोर्स कितना होता था? ये सूडो फोर्स होता था मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हो इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। और इसकी डायरेक्शन क्या होती थी? अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। बताया था मैंने, ये याद है आपको? सूडो फोर्स कैसे लगाओगे? सूडो फोर्स, फोर्स है तो मैग्नीट्यूड, दो चीज होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना होगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, है कि नहीं, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, जिस फ्रेम से आप टुकुर टुकुर देख रहे हो। और डायरेक्शन क्या? अपोजिट टू द फ्रेम ऑफ एक्सेलरेशन। तो अगर ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो ऑब्जेक्ट पे सूडो फोर्स कहां लगेगा? नीचे, है कि नहीं? चलो, यहां पर एक और कॉन्सेप्ट जो आपका यूज हुआ है वो ये यूज हुआ है कि जो वेइंग मशीन है वो आपका क्या नापती है। अगर एक जो वेइंग मशीन है, अगर आप इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखे या आप खुद ही खड़े हो गए, ठीक है, तो ये क्या नापती है? आपको डिस्प्ले आपका मास करती है, लेकिन ये कैलकुलेट करती है नॉर्मल। फिर उस नॉर्मल को जी से डिवाइड कर देती है ये मशीन और आपके सामने वेट डिस्प्ले करती है, 10 kg, 20 kg, 30 kg। बट ये जो वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन है, ये आपका कैलकुलेट करती है नॉर्मल। क्योंकि देखो, अगर कोई वेइंग मशीन में अगर आप हाथ रखोगे, आप फोर्स दबाते जाओगे, उसमें ज्यादा फोर्स लगाते जाओगे, तो रीडिंग बढ़ते जाएगी। तो आप कर क्या रहे हो? नॉर्मल बढ़ा रहे हो। तो जैसे अगर आपने कभी नहीं किया तो यार क्या चीज का वेट कर रहे हो? वेइंग मशीन आपके घर में होगा या फिर कभी भी आप कुछ खरीदने जाते हो तो वहां पर रहता होगा, तो आप वहां पर दबा के देखना उसको, ठीक है। अब जैसे ही फोर्स लगाओगे वो रीडिंग बढ़ने लग जाएगी। तो वो मास नहीं बता रहा। आप उसको बहुत ज्यादा दम लगाओगे तो 40 किलो 50 किलो भी दिखाएगा। अब उतना तो मास है नहीं आपके हाथ का, 2.5 किलो का हाथ है का दिया हल चला के, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, है कि नहीं? सो वहां पर आप जो फोर्स लगा रहे हो, जो नॉर्मल लगा रहे हो, वो वेइंग मशीन आपका वो कैलकुलेट कर रहा है। तो देखो यहां पर सुनो, तो वेइंग मशीन क्या कैलकुलेट करता है? नॉर्मल, ठीक है। तो पहले केस में तो mg कैलकुलेट करेगा, 70 का 70 kg बताएगा, क्योंकि आप जिस फ्रेम से देख रहे हो वो नॉन एक्सेलरेटिंग है, तो कोई सूडो फोर्स नहीं, कुछ भी नहीं। सेकेंड केस में आते हैं, डाउनवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। लिफ्ट जो है वो नीचे जा रही है, कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है, नीचे एक्सेलरेट हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ये जो आपका मास है, ठीक है, इसमें नीचे फोर्स कितना है? mg, और ऊपर फोर्स कितना लगेगा? ma, सूडो फोर्स। क्या लगेगा? सूडो फोर्स, क्योंकि अब आप उस लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देख रहे हो ना। अब इस लिफ्ट में अगर आप देखोगे, रुको मैं आपको दोबारा बना रहा हूं, इसको अच्छे से बना रहा हूं, देखो ध्यान से देखो। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो सुनो, इस लिफ्ट में आपका यहां पर वेइंग मशीन रखा हुआ है और इसके ऊपर आप खड़े हो। अब अपन को निकालना है यहां पर आपका नॉर्मल कितना है, आपका mg तो कितना है नीचे, निकालना क्या है अपन को? नॉर्मल। देखो, तो वो कैसे निकालोगे? आपको मालूम है अगर ये लिफ्ट रेस्ट पे आ जाए तो नेट ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नेट नीचे वाला फोर्स। तो मतलब अगर आप लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? सूडो फोर्स। लिफ्ट का एक्सेलरेशन कहां है? नीचे, कितना? a, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑब्जेक्ट में कहां लगेगा? ऊपर। मैंने अभी बताया सूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट लगता है, ठीक है क्या? और कितना लगेगा? ma, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 70 इंटू एक्सेलरेशन 5 ऊपर, और नीचे जो धरती माता फोर्स लगा रही है वो कितना? 70 इंटू जी। जी को क्या लेना है बताया है क्या? नहीं बोला है। चलो तो 10 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 10, ठीक है। अगर 9.8 लेना होता तो बताया होता। वैसे 9 पॉइंट अगर नहीं दिया तो आपको 9.8 लेना रहता है, मैं 10 लेके चल रहा हूं, आप 9.8 लेना हो 9.8 ले लेना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब ऊपर एक और फोर्स कौन सा लग रहा है? नॉर्मल। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे देखोगे, इस मास पे देखोगे, ये आदमी जो है, इस आदमी में टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं। mg नीचे 700, एक ऊपर लग रहा है 350 ऊपर, और एक नॉर्मल ऊपर। सो नेट अब ये रेस्ट पे है। अब जब आपने सूडो फोर्स लगा दिया तो अब ये किस में आ गया? रेस्ट में, क्योंकि आप लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देख रहे हो ना। अगर आप लिफ्ट के अंदर खड़े होगे तो आपको ये आदमी कैसा लगेगा? रेस्ट पे।
तो अभी आदमी रेस्ट पे आ गया। अब इस आदमी के अगर ऊपर अगर आप देखोगे तो दो फोर्स ऊपर है और एक नीचे, और नेट फोर्स कितना है 0। तो ऊपर के दोनों फोर्स को मिलकर 700 के बराबर होना पड़ेगा। 350 प्लस नॉर्मल को मिलके कितना होना पड़ेगा 700। सो नॉर्मल कितना हो जाएगा आपका 700 माइनस 350 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 350 न्यूटन। ठीक है क्या? अब आपके पास नॉर्मल फोर्स आ गया। अब ये वेइंग मशीन क्या करेगा, इस नॉर्मल को जी से डिवाइड कर देगा 10 से, और आपका वेट बताएगा 35 केजी। तो मतलब सेकेंड केस में जब लिफ्ट नीचे जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तब जो आपका वेट बताएगा वो बताएगा 35 केजी लिफ्ट। आप खुद सोचो, जैसे ही अगर आप लिफ्ट में हो, वो अचानक से नीचे एक्सेलरेट करने लग गई तो आपको हल्का फन फील होगा कि नहीं? तो वो इसी कारण से। और जब अगर लिफ्ट मान लो अचानक से ऊपर जाने लग गई और वो एक्सेलरेशन से, तो आपको भारी भारी फील होता है, तब बढ़ जाएगा। तो वो इसी कारण से, क्योंकि नॉर्मल चेंज हो जा रहा है। तो यहां पर क्या लगाना है आपको, सूडो फोर्स। तो चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। यहां पर आपने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े। एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि मैग्नीट्यूड होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, और डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम। ठीक है क्या? तो इस आदमी को जो मूव कर रहा था, यहां पर ये जो आदमी है आपका, ये आदमी भाई साहब मूव कर रहा था, तो इसको आपने रोक दिया तो आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे फ्रेम से देख रहे हो जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है भाई साहब, इसको एमजी लग रहा है नीचे 700, इसको सूडो फोर्स ऊपर लग रहा है कितना 350, और इसको नॉर्मल लग रहा है ऊपर। तो 350 प्लस नॉर्मल किसके बराबर होना चाहिए 700 के। तो वहां से नॉर्मल आ गया, तो आपने वेट बता दिया 35 केजी। सेम चीज आपको करना है नेक्स्ट ऑप्शन के लिए, अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो एमए भी नीचे लगेगा, एमजी भी नीचे लगेगा, तो बढ़ जाएगा वेट। सेम वो करना है आपको, नॉर्मल निकाल के डिवाइड बाई 10। क्लियर है क्या? सेम वही चीज करना है, सेम वही चीज, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, उस केस में आपका आंसर आएगा 105 केजी, 105 केजी। सेकेंड केस में आपका 35 केजी। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द लिफ्ट इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल, और अगर फ्रीली गिरने लग गया। एक बात बताओ, अगर दो ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर रहे हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर आपके फ्रीली गिर रहे हैं, ठीक है, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई नॉर्मल होगा? नहीं। धरती माता इसको भी जी से खींच रही है, इसको भी जी से, दोनों का एक्सेलरेशन सेम, मतलब ये इसको कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ये इसको फोर्स कोई नहीं लगा रहा, तो नॉर्मल जीरो। जैसे ही नॉर्मल जीरो, तो जी जीरो। ये वेटलेसनेस, इसी को बोलते हैं वेटलेसनेस। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में वेटलेसनेस। जब आप फ्री फॉल करो तो आपको कोई भी वेट महसूस नहीं होता, दैट इज वेटलेसनेस। आपने ये चीज और कब महसूस करी होगी, जब आप एक कार में होते हो, कार बहुत तेजी से जा रही है और अचानक से ऐसे डिप आता है, तो आपको एक फील होता है अचानक से ऐसे नॉर्मल जीरो होने वाला, दैट इज वेटलेसनेस। तो अगर आप जी एक्सेलरेशन से नीचे गिरोगे, और अगर आपने वाला झूले में बैठा होगा, डेयर टू ड्रॉप, उसमें अचानक से ऊपर लेके जाते हैं, फिर अचानक से नीचे लेके आते हैं जी से भी ज्यादा, तो आप एकदम पंछी बनूं उड़ते फिरूं, ऐसा वाला बात हो जाता है कि आप एकदम फ्री महसूस करते हो। तो उस केस में आपके ऊपर कोई भी नॉर्मल नहीं लग रहा, और उस केस में डी ऑप्शन में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा जीरो। वेइंग मशीन में कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हो आप। जब आप खुद गिर रहे हो ऐसे जी से, वो भी गिर रहा है जी से, तो आप उसमें कोई फोर्स नहीं लगाया, वो आपके में कोई फोर्स नहीं लगाया, तो कोई नॉर्मल नहीं। और नॉर्मल जीरो, तो जो वेट वो मेजर करेगा वो कितना होगा जीरो। करके देख लेना कभी। नहीं भैया मत करके देखना ऐसा कुछ। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब फिगर 15.16, ठीक है, shows the position time graph of a particle of mass 4 kg, ठीक है, what is the force on a particle for t less than 0, t greater than 4 second and t between 0 to 4 second। भैया पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देता है वेलोसिटी। तो तीनों में देखो स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, और अगर एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स जीरो। तो तीनों केसेस में जो फोर्स होगा वो आपका जीरो होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। और देखो स्लोप तीनों में कांस्टेंट है, पहले स्लोप ही जीरो है, सेकंड में कुछ ना कुछ स्लोप है लेकिन कांस्टेंट, थर्ड में भी स्लोप जीरो कांस्टेंट। तो स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, है कि नहीं। और जैसे ही एक्सेलरेशन जीरो हुआ, आपका फोर्स क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, क्लियर, सिंपल सा था। इंपल्स, अब देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आया, व्हाट इज इंपल्स। ठीक है, ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनो। एक बार आपका पेज ऐड कर लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, में आपका एक पेज ऐड कर दूं इसमें, जस्ट अ मिनट।
इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, अ ब्लैंक स्लाइड। चलो, हाँ देखो, इंपल्स क्या होता है? देखो, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन साहब ने बताया था, जिससे सेकेंड लॉ डिराइव हुआ था, एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने जो सेकेंड लॉ दिया था वो क्या बोला था? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है क्या? तो अगर इस टाइम को अगर आप इधर लेके आ जाओ तो फोर्स इंटू टाइम इज गोइंग टू बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये जो आपका फोर्स इंटू टाइम है, इसको अपन बोलते हैं इंपल्स। और ये जनरली कब बोलते हैं? जब बहुत इनफाइनाइट नंबर का फोर्स लग रहा है, वो भी बहुत कम देर तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को यहां पर एक आयरन नेल ठोकनी है यहां पर, ठीक है, हथौड़ी से, तो जब मैं उसमें ठोक रहा हूं, कितना कम देर के लिए मेरा जो हैमर है वो थॉर वाला हैमर नहीं, नॉर्मल हैमर, ठीक है, वो नेल में कितना देर तक लगता है? बहुत कम, 0.00001 सेकेंड, है कि नहीं? लेकिन कितना ज्यादा फोर्स लगता है? इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ फोर्स। तो फोर्स एकदम ज्यादा, टाइम एकदम कम, तो वो दोनों मिला के एक सिग्निफिकेंट वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं, कि वो नेल अचानक से अंदर चल जाती है। जैसे आपने मारा, धट अंदर, फिर मारा, टक 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 अंदर, है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं इंपल्स। जनरली आपको ऐसा मिलेगा कि एकदम अचानक से फोर्स लगा, बहुत ज्यादा और बहुत कम टाइम के लिए, मतलब टाइम और फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स लगा, वो भी बहुत कम टाइम के लिए, बहुत ज्यादा कम टाइम के लिए, तो इसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स, ठीक है क्या? और ये इंपल्स कितना होता है? एफ इंटू टी, मतलब चेंज इन मोमेंटम। एक तरीके से आप चेंज इन मोमेंटम निकाल दो तो वो क्या जाएगा? इंपल्स। क्लियर? कोई भी डाउट इंपल्स को लेकर के कि सर इंपल्स क्या होता है, कैसा क्या चीज? अगर मैं एक बॉल को फेंकूं दीवार में, तो टकरा के तुरंत पीछे आ जाती है, उसका वेलोसिटी चेंज, और कितनी देर के लिए जुड़ी होती है दीवार के साथ? 0.001 सेकेंड। इतना कम देर, मतलब आप एकदम स्लो मोशन में देखोगे इसको, एकदम अल्ट्रा स्लो मोशन में, तो आपको दिखेगा कि बॉल आई, कंप्रेस हुई और फिर वापस पीछे गई। तो दीवार से बहुत कम देर के लिए कांटेक्ट में थी, लेकिन उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज आ गया, वेलोसिटी उधर से इधर हो गया, तो उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगा बहुत कम देर के लिए, तो उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। कैसा बोलते हैं? इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो जैसे ही आपने बॉल को फेंका, तो जब वहां पर नॉर्मल टकराया वो, तो जो नॉर्मल फोर्स था वो कैसा था? इंपल्सिव फोर्स। ठीक है क्या? तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया व्हाट इज इंपल्सिव फोर्स। तो अपन आ जाते हैं क्वेश्चन में। आपको क्या बोला है? फाइंड इंपल्स एट टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 4। चेंज इन मोमेंटम निकालना है कि नहीं? तो देखो, इनिशियली स्लोप कितनी थी? 0, मतलब इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी? 0। फाइनल भी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। लेकिन 0 से 4 के बीच में अगर आप देखोगे तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी कितनी है? स्लोप। स्लोप कैसे निकालोगे? y बाई एक्स, y इज 3, x इज 4, सो स्लोप मतलब वेलोसिटी हो गई 3/4। क्लियर? ऐसे ही निकालोगे ना स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हो? y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट इज योर स्लोप। मैथमेटिक्स में इतना तो पढ़ा है, ठीक है? स्लोप इज योर y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, तो 3/4 इज योर स्लोप। तो वेलोसिटी आ गई 3/4। तो 0 से 3/4 वेलोसिटी हुई, तो चेंज इन मोमेंटम कितना? फाइनल मोमेंटम m इंटू वी माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो 0, वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? m इंटू वी, मास दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? 4 kg, सो 4 इंटू 3/4, 4 कट गया 3, सो इंपल्स जो t इक्वल टू 0 में लगा वो लगा 3। ठीक है, वन डायमेंशनल ओनली मोशन को मानना है। अब 4 सेकेंड में भी देखो, वापस से इस मोमेंटम से कितना हो गया? 3 मोमेंटम से 0, तो फिर चेंज इन मोमेंटम कितना है? 3। तो बाद में भी जो इंपल्स लग रहा है वो 3। पहले आप बोल सकते हो पॉजिटिव इंपल्स, वेलोसिटी बढ़ गई, बाद में बोल सकते हो नेगेटिव इंपल्स 3। क्लियर? तो इंपल्स की फीलिंग आ गई होगी। इंपल्स क्या है? कोई आपको खींच के एक चाटा मारे तो क्या जोर का थप्पड़ मारा, और कितना कम देर के लिए हाथ टच होते हैं? इंपल्सिव। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है क्या? अभी अपन ने वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं पहले। टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसलिए मैंने दिया है। ठीक है, फ्रिक्शन वाले आपके मैंने सारे क्वेश्चंस अभी स्किप कर दिए हैं। टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड टू द एंड ऑफ द लाइट स्ट्रिंग। ठीक है, a horizontal force F equal to 600 Newton is applied to A और B along the direction of the string. What is the direction? Simple है, देखो बना लो पहले तो, तुरंत डायग्राम बनाओ, जैसे ही क्वेश्चन पूछा वैसे डायग्राम बनाओ। 10 kg 20 kg, आप बोलोगे सर 20 वाले को ज्यादा पतला बना दिया, चलो ठीक है भैया। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखे हुए हैं और एक रस्सी से बंधे हुए हैं।
हॉरिजॉन्टल फोर्स F 600 न्यूटन लगा, पहले एक बार ए में फिर एक बार बी में, ठीक है। चलो मान लो एक को ए, इसको ए मान लो, इसको बी। तो एक बार आपने 600 न्यूटन फोर्स लगाया जब यहां पर, तब टेंशन कितना है ये बताना है। फिर सेकेंड केस, जब आपने बी को फोर्स लगाया, जब आपने बी को इसमें फोर्स लगाया 600 न्यूटन, तब यहां पर टेंशन कितनी है ये बताना है। दोनों केस में टेंशन बताना है, ठीक है। चलो बहुत सिंपल है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो एकदम ध्यान से सुनो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे। 10 केजी का आपका ऑब्जेक्ट है, 20 केजी का ऑब्जेक्ट है, रस्सी से जुड़ा हुआ है। तो कंस्ट्रेन मोशन से अपन को ये मालूम है, अपन ये मानते हैं इस चैप्टर में कि ये स्ट्रिंग खिंचा नहीं सकती, ये जो रस्सी है वो खिंचा नहीं सकती, और ये कैसी है, मासलेस। तो अगर ए वाला ऑब्जेक्ट किसी एक्सेलरेशन से जा रहा होगा तो बी को भी उसी एक्सेलरेशन से जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जो एक्सेलरेशन इसका है वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी। बी नहीं जाना चाहता और ए जाना चाहता है तो रस्सी टूट क्या होगा, टूट जाएगी, जो अपन को नहीं लेना। जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो तब तक अपन को नहीं लेना। तो अपन मानेंगे कि भैया ब्रह्मा जी का वरदान है कि ये रस्सी नहीं टूट सकती, चाहे आप कितना भी फोर्स लगा लो क्वेश्चन में, ठीक है क्या। चलो सो अब देखो, काफी ज्यादा लंबा वीडियो बन रहा है क्या। चलो अभी तो 15 क्वेश्चन ही हुए हैं, 15 क्वेश्चन भी नहीं हुए मेरे ख्याल से, 12 क्वेश्चन के आसपास हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, लंबा बनेगा क्वेश्चन बनने दो, सॉरी लेक्चर बनेगा तो, बट सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे जितने मैंने आपको बोले हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी करेंगे सर्कुलर मोशन और फ्रिक्शन में, डोंट वरी, ठीक है। कुछ ज्यादा बोल दिया, तेज बोल दिया। तो अब टोटल मास 20 केजी और 10 केजी दोनों मूव कर रहे हैं सेम एक्सेलरेशन से, तो क्या ये एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। दोनों में अगर आप देखोगे पूरा स्मूथ है, तो हॉरिजॉन्टल में कोई और फोर्स नहीं है, सिर्फ एक फोर्स है 600। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास 30। जीरो ने जीरो को बेरहमी से मार दिया, 3 1 3 2 6 20। तो एक्सेलरेशन इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो भैया दोनों केस में सेम आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहे आप ए को फोर्स लगाओ चाहे आप बी को फोर्स लगाओ, ठीक है, अलोंग द स्ट्रिंग फोर्स लगा रहे हो तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे। लेकिन क्या सर टेंशन अलग होगा, लेट्स सी। मान लो इस केस में जो टेंशन है वो T1, ये भी निकाल लेते हैं, इस केस में जो टेंशन है वो T2, ये भी निकाल लेते हैं। अब देखो सिर्फ 10 केजी वाले ब्लॉक को देखो और इसका एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का क्या होता है, देखो कॉन्सेप्ट्स बताते जा रहा हूं पूरे बीच बीच में, ध्यान से सुनना। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि बॉडी को फ्री कर दो बाकी सारी चीजों से, दुनियादारी से अलग, कोई नाता नहीं, ठीक है। और उसमें जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो बता दो, ठीक है क्या। एक आदमी को एकदम आइसोलेट कर दिया और उसके जितने रिश्ते नाते हैं उसको बता दिया, ठीक है। सो इस 10 में mg नीचे नॉर्मल ऊपर लग रहा है, जिससे अपन को कोई मतलब नहीं, अपन को सिर्फ किससे मतलब है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में एक 600 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, 600 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है और आपका टी इधर लग रहा है, और ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। दोनों ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो आपको क्या निकालना है यहां पर आपको निकालना है टी। क्या निकालना है, टी, ठीक है। चलो अभी बैटरी है, टी निकालना है। तो देखो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखोगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कैसे लिखोगे, ये कहां जा रहा है, लेफ्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो 600 ज्यादा है, टी कम। हमेशा इस तरीके से अप्लाई करना, कभी गलती नहीं होगी। कई बार कई लोग सोचते हैं सर टी माइनस 600 लिखें कि 600 माइनस टी, कौन बड़ा है, 600। क्यों, क्योंकि ये कहां जा रहा है, लेफ्ट में। लेफ्ट में जा रहा है तो 600 बड़ा होगा, तभी तो लेफ्ट में जा रहा है भाई साहब, कॉमन सेंस तो लगाओ, है कि नहीं। तो देखो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 600 माइनस टी। नेट फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास 10 इंटू एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन इज सॉरी 20, ठीक है। सो देखो टी कितना आ जाएगा, 600 माइनस, टी माइनस में था उधर ले गए प्लस में, और ये 200 प्लस में था इधर आ गया माइनस में, माइनस 200। सो 600 माइनस 200 इज 400। सो T1 जो आ गया आपका आ गया 400 न्यूटन। अब दूसरे केस में देखते हैं, दूसरे केस में भी सेम आंसर आएगा क्या। अब दूसरे केस में ये 20 केजी वाले ऑब्जेक्ट को देखो, ये कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें अगर आप देखोगे एक नेट फोर्स 600 इधर है और T2 इधर है, ठीक है। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखोगे, देखो सेम वैसे ही, F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F नेट कितना हो जाएगा, 600 माइनस T2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास 20 इंटू मास 20 इंटू एक्सेलरेशन 20, 400। नाउ T2 इज इक्वल टू 600 माइनस 400 इज इक्वल टू 200। तो अलग अलग टेंशन आ रहा है। जब आप 10 केजी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो तब टेंशन कितना है, 400 न्यूटन, और जब आप 20 केजी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो तब टेंशन कितना है,
200 न्यूटन। इसकी फील आप एक और ऐसे ले सकते हो, सर पहले वाले केस में जो मतलब इधर वाला केस है आपका, ये वाले केस में जो रस्सी है वो भारी वाले ऑब्जेक्ट को खींच रहा है तो टेंशन ज्यादा होना चाहिए। ये वाला केस में जो रस्सी है वो कम और हल्के वाले को खींच रहा है, ये भारी वाले को तो आप खींच रहे हो ना 600 न्यूटन लगा करके, तो 10 केजी वाले को कौन खींच रहा है? रस्सी खींच रहा है। तो यहां पर टेंशन कम होना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन तो दोनों में सेम है। तो ये थोड़ा सा आपने फील भी ले लिया। क्लियर? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5.16। देखो यहां पर टू मासेस 8 kg एंड 12 kg को कनेक्ट किया टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग से, ठीक है, लाइट स्ट्रिंग मतलब मासलेस आपको मानना है उसको, और खिंचा नहीं सकती, जो फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गई है। ठीक है भैया बना दो, ये देखो यहां से गई है और ये दो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है 8 kg एंड 12 kg। ठीक है क्या? तो अब आपको बोला है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा और इसका टेंशन कितना होगा। तो यहां पर आप कंस्ट्रेन मोशन से बोल सकते हो, रस्सी की लेंथ फिक्स्ड है, रस्सी की लेंथ तो चेंज नहीं हो रही, तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर ये 8 kg वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो 12 kg वाला ब्लॉक नीचे जाना पड़ेगा उसको ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि जिस रेट से इधर वाली लेंथ कम हो रही है उसी रेट से इधर वाली लेंथ बढ़नी चाहिए। बात समझ में आई? तो एनी टाइम दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, और अगर एनी टाइम दोनों की वेलोसिटी सेम है मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। ऑब्वियसली अपन कंस्ट्रेन मोशन में सबसे पहले यही तो पढ़े थे, किसी भी रस्सी में किसी भी दो पॉइंट में अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होने चाहिए। कंस्ट्रेन मोशन में सबसे पहला जो अपन ने पढ़ा था। तो बस अब मान लो रस्सी में टेंशन पूरी कितनी मानोगे? सेम, क्योंकि मासलेस बोला है। मास बोला होता तो यहां पर इस पॉइंट में और इस पॉइंट में टेंशन अलग होती, इस पॉइंट में टेंशन अलग होती, लेकिन आपको लाइट बोल दिया तो आपको मासलेस मानना है, तो मासलेस है तो टेंशन ही खत्म। अब देखो धरती माता इसमें कितना फोर्स लगा रही है? mg80, इसमें कितना फोर्स लगा रही है? mg120, और ऊपर दोनों में कितना लग रहा है? टेंशन T। तो बस दोनों में न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दो, अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ का जो रिजल्टेंट है F इक्वल टू एम वो लगा रहे हैं। अब मैंने कल भी आपको बताया था, मतलब अभी जो पहले क्वेश्चंस किए थे अपन ने उसमें भी मैंने आपको बताया था कि F नेट कैसे लिखोगे? सर 120 माइनस टी लिखें कि टी माइनस 120? मेरे को ये बताओ 12 kg वाले का आपने एक्सेलरेशन कहां माना है? नीचे। तो नीचे माना है तो 120 बड़ा होगा, तो हमेशा लिखो 120 माइनस टी, पॉजिटिव में लिखो, ठीक है। 120 माइनस टी नेट फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास 12 इंटू एक्सेलरेशन ए। एक इक्वेशन ये आ गई। सर अननोन कितने हैं? दो, तो दो इक्वेशन चाहिए। आप बोलोगे सर न्यूटन सेकंड लॉ 8 kg में भी लगा दो, उसने के कोई पाप किए हैं, उसमें भी लगा दो। तो देखो 8 kg वाले में, अब 8 kg वाला ऊपर जा रहा है तो टेंशन बड़ा होगा, तो वहां पर क्या लिखूंगा? T माइनस 8T इज इक्वल टू 8A। क्लियर? लिखा गया T माइनस 8T इज इक्वल टू 8A। अब दो इक्वेशन दो अननोन, जब आप यहां से इसको सॉल्व करोगे T की वैल्यू यहां से उठा करके यहां पर पुट कर दो तो 20A इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, 20A इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, A इज इक्वल टू 2 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक और तरीका, ये तो आपका पूरा प्रॉपर सब्जेक्टिव वे हो गया, दोनों आपने एफबीडी बनाई, दोनों में सेकंड लॉ लगाया और आंसर निकाला तो काम हो गया। एक और मेथड है इसमें, डायरेक्ट इस ब्लॉक को, जब भी इस टाइप का ब्लॉक आए ना उसको सीधा कर दो। अरे रस्सी कर क्या रहा है? दोनों में बराबर फोर्स लगा रहा है, तो एक तरीके से डायरेक्शन चेंज करने का काम कर रहा है पुली, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट कर दो, रस्सी को स्ट्रेट कर दो। 8 kg 12 kg, इसमें इधर फोर्स कितना? 120, इसमें इधर फोर्स कितना? 80। सो टोटल नेट फोर्स कितना? 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू टोटल मास कितना? 20A। सो A इज इक्वल टू 2। डायरेक्ट आ जाएगा। इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, सभी। जब भी ऐसे पुली के ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गया उसको स्ट्रेट कर दो, और जो mg लगा है उसको दोनों साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखा दो और सॉल्व कर दो। नेट फोर्स कितना हो गया? 120 माइनस 80 40 इज इक्वल टू टोटल मास 20 इंटू A। सो A इज इक्वल टू 2। तो ये शॉर्टकट मेथड समझ में आया तो आप लोग शॉर्टकट मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो। वैसे ही शॉर्टकट मेथड आपको अपने आप आ जाएगा, जब आप 8-10 क्वेश्चन करोगे इस टाइप के तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, अच्छा इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। बट अभी स्टार्टिंग में फिलहाल आप इस तरीके से जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखो सिंपल सी बात है, यहां पर आपको क्या पूछा है कि अगर एक सिंगल क्या बोल रहा है न्यूक्लियाई है और वो अगर टूट जा रहा है दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में, एक न्यूक्लियस है जो टूट जा रहा है दो न्यूक्लियाई में, तो वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ये बताना है। और पहले किस में था? ये रेस्ट पे, लेबोरेटरी के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल किस में था? रेस्ट पे। तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी भैया? 0। इसका एक्सेलरेशन कितना था भैया? 0। अगर एक्सेलरेशन 0 तो नेट फोर्स कितना था इसमें? 0। बात समझ में आ रही है? अगर एक पार्टिकल यहां पर रेस्ट पे रखा हुआ है तो मैं क्या बोलूंगा? नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना है? 0।
अगर mg नीचे लग रहा है तो नॉर्मल भी उतना ही लग रहा होगा, नेट फोर्स कितना हो गया इसके ऊपर 0। अब अगर एफ नेट 0 है, अगर एफ नेट 0 है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन dp बाई टी। तो अगर फोर्स को मैं 0 कर दूं सो डेल्टा पी को भी 0 होना पड़ेगा क्या, खुद सोचो। अगर मैं फोर्स 0 कर दूं कि नेट फोर्स 0 है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा 0, और डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0। तो इससे मैं क्या रेफरेंस निकाल सकता हूं कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, को पता है सभी को। तो अब अगर आपका मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो अगर पहले मोमेंटम 0 है तो बाद में भी मोमेंटम 0 होगा, है कि नहीं। तो अब बात बताओ, अगर कोई एक पार्टिकल दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, तो अगर एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मोमेंटम को खत्म करने के लिए एक दूसरे पार्टिकल को पीछे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका मास लो, ये m1 मास में, ये m2 मास में बढ़ गया, तो m1 इसकी आगे रफ्तार होगी कुछ v1, इसकी वेलोसिटी होगी इधर v2, तो ये m1 v1 को m2 v2 के बराबर होना ही पड़ेगा, अदरवाइज नेट मोमेंटम फाइनल 0 हो ही नहीं सकता। इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए 0। तो ये तभी पॉसिबल है जब दो पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जाएं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक पार्टिकल रेस्ट में और टुकड़ा टूटा और दोनों एक ही डायरेक्शन में लग गए, ना 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 भैया, यहाँ जादुई चमत्कार मैजिशियन वाला काम नहीं चल रहा है। क्लियर, सिंपल था। तो क्यों मोमेंटम कंजर्वेशन भी आपका यहां पर आ गया। वैसे इस मोमेंटम कंजर्वेशन की अपन ज्यादा बात करेंगे सेंटर ऑफ मास में, जब अपन सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तब इसको और अच्छे से अप्लाई करेंगे, वहां पर कोलिजन होगा, सब चीज जब देखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बॉल थी 0.05 kg की, अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही थी 6 मीटर पर सेकंड से, और कोलाइड करने के बाद उसी स्पीड से वापस चली गई, तो इंपल्स कितना। देखो अभी मैंने बताया था इससे पहले के कई क्वेश्चंस में मैंने आपको इंपल्स के बारे में बताया, चेंज इन मोमेंटम इज इंपल्स। तो एक तरीके से चेंज इन मोमेंटम बताना है। तो किसी एक बॉल को देखो, मास कितना 0.05, मास कितना है 0.05, ठीक है, और इसके पास रफ्तार कितनी थी पहले 6, टकराने के बाद इसकी मास तो उतना ही है 0.05 और रफ्तार इधर कितनी हो गई 6। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम पी। चेंज निकालना तो अपन को मैग्नीट्यूड से मतलब है कि इंपल्स कितना लगा, तो अपन को मैग्नीट्यूड बताना है। तो एक बात बताओ, वेक्टर मोमेंटम जो है इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर आप राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे तो लेफ्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो देखो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 0.05 इंटू 6 माइनस, ये भी माइनस में था, माइनस इनिशियल कितना है 0.05 इंटू 6, तो क्या बोल दोगे एक तरीके से 2 इंटू 0.05 इंटू डबल, ठीक है क्या। तो कभी भी इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें मास सेम है ऑब्जेक्ट का और आपको क्या पूछा है इंपल्स पूछा है, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे m वैसा का वैसा रखो, चेंज इन वेलोसिटी, यही तो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। जब भी आपको इंपल्स पूछा है तो इंपल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, मास तो ऑब्जेक्ट का चेंज हो नहीं रहा है, मास कांस्टेंट बाहर आ गया, चेंज इन वेलोसिटी। एक्चुअली में जो आपका चेंज इन मोमेंटम है वो क्या होता है m v2 माइनस m v1, तो m कांस्टेंट है, बाहर कॉमन निकाल लिया तो v2 माइनस v1 को क्या बोल दिया डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। इंपल्स पूछा है, इंपल्स मैंने पहले ही आपको बता दिया क्वेश्चन में कि क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इज योर इंपल्स, ठीक है क्या। जो मोमेंटम की यूनिट है आपकी, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड, सेम वही यूनिट है आपकी इसकी इंपल्स की, ठीक है, बिकॉज इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। आगे, a shell of mass 0.02 kg is fired by a gun of mass 100 kg. If the muzzle speed of the shell is 80 मीटर पर सेकेंड, what is the recoil speed? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। इनिशियली वो बंदूक और वो गोली दोनों रेस्ट पे थे, तो इनिशियल मोमेंटम कितना, इनिशियल मोमेंटम 0। तो अब अगर इस गन से अगर मान लो फायर हो रहा है, गोली फायर कर रहे हो आप लोग, ठीक है, चलो, तो इससे अगर आप एक बुलेट फायर कर रहे हो जिसका मास कितना है 0.02 और ये किस रफ्तार से निकल रही है 80 मीटर पर सेकेंड, तो इसका वेट कितना है 100 केजी, तो ये कुछ ना कुछ पीछे जाएगा किसी भी स्पीड से। अभी अपन ने पढ़ा अगर एक ऑब्जेक्ट है उसी में से दो अलग हो रहे हैं, तो पहले मोमेंटम 0 था तो फाइनल भी 0 होना है, तो अगर बुलेट आगे जा रही है तो गन को पीछे रिकॉइल होना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो अब बुलेट का मास कितना है देखो 0.02, तो बुलेट का मोमेंटम कितना हो गया, अगर आगे डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो पीछे डायरेक्शन को नेगेटिव मानो, ठीक है, तो बुलेट का मोमेंटम कितना हो गया 0.02 इंटू 80,
ठीक है, गन का मोमेंटम कितना हो गया -100v। तो टोटल फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा दिस प्लस दिस, जिसको किसके बराबर होना पड़ेगा 0 के। क्यों? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम भी क्या था 0। गन और बुलेट दोनों की दोनों भैया आपकी रेस्ट पे थी स्टार्टिंग में, तो पहले मोमेंटम कितना था 0। अगर पहले मोमेंटम 0 तो फाइनल भी मोमेंटम 0। लेकिन मोमेंटम कंजर्व कब करेंगे? जब कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, कोई नेट फोर्स अलग से नहीं लग रहा है। ठीक है, यहां पर तो देखो v इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.02 इंटू 80/100। यूनिट सब सही लिया है मैंने, 0.02 kg मीटर पर सेकंड। चलो वेरी गुड, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आना है इसका आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूं, 1.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बहुत कम आ रहा है। v इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर पर, ठीक है, सिंपल है, इजी है। सो इसमें क्या किया अपन ने? मोमेंटम कंजर्व किया। टोटल इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो टोटल फाइनल मोमेंटम भी कितना होना था 0। सो फाइनली बुलेट आगे जा रही है और गन पीछे, तो बुलेट का अगर आपने पॉजिटिव मान लिया सामने वाली डायरेक्शन, तो पीछे वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं? तो बस सिंपल सा आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट, अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स अ बॉल बाय एंगल ऑफ 45 डिग्री, थोड़ा अजीब सा एंगल दिया हुआ है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विच इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब 15 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर लो। व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल? ओके, सो मान लो यहां पर आपका बल्ला है, ये MRF क्या बोलते हैं इसको, चलो भैया, अब बॉल आई भाई साहब, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं एक सेकंड इसका। बॉल आई, टकरा के 45 डिग्री में रिफ्लेक्ट हो गई। टोटल एंगल इसके बीच में जो है ये कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो एक बात बताओ, आपने नॉर्मल तो इसमें एग्जैक्ट यहां पर लगाया होगा बीचों बीच, क्योंकि हमेशा नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। ये यहां पर एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया, इसके ऊपर फ्लूइड मैकेनिक्स में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में, ठीक है। तो जो नॉर्मल फोर्स है वो सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है, तो आपने फोर्स लगाया यहां, तो फोर्स इंटू जो थोड़े टाइम के लिए लगा, तो इंपल्स इसी डायरेक्शन में लगा होगा। बात समझ में आ रही? कैसे सोचना कैसे है? बैट है तो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल, और यहां पर ये इंपल्सिव फोर्स कौन दे सकता है? नॉर्मल, और कोई तो दे नहीं सकता। ये वाला जो आपका नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स ही इंपल्स दे सकता है। मतलब इस नॉर्मल के डायरेक्शन में जो चेंज इन मोमेंटम है वो निकालना है। चमका बात? तो देखो इसलिए मैं बोल रहा हूं एंगल गंदा दिया है, अगर टोटल 90 डिग्री दिया होता ना तो आंसर बहुत अच्छा आ जाता, बट ठीक है इन्होंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। ये एंगल दे दिया आपको 22.5। अब कॉस 22.5 निकालना थोड़ा मुश्किल है, मैंने कैलकुलेटर से निकाल लिया आपका। वैसे जनरली आपको किसी और एग्जाम में इस टाइप के वैल्यूज नहीं देगा, आपको देगा तो ऐसी वैल्यूज 37, 53, 45, 30, 60, जिसकी वैल्यूज आपको पता होती हैं। ठीक है क्या? चलो अब इधर देखो 22.5 ये एंगल हो गया, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 22.5। इस ऑब्जेक्ट की इस डायरेक्शन में रफ्तार कितनी थी? 15 मीटर पर सेकेंड। देखो 54 किलोमीटर है, इसको किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 15/18 से डिवाइड, सो 18 3 ठीक है ना, तो 5 3 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये पूरा 15 मीटर पर सेकेंड जो मोमेंटम है वो अपन को इस डायरेक्शन में नहीं चाहिए, अपन को किस डायरेक्शन में चाहिए? नीचे डायरेक्शन में चाहिए। तो अपन क्या ले लेंगे? कंपोनेंट। वेक्टर है तो किसी भी वेक्टर के टुकड़े कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोर्स का कर सकते हो भैया, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम सबका कर सकते हो। जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, आप सबके टुकड़े कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहां पर मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, कितना? m इंटू वी, एम इज 0.15 इंटू वी इज 15, 0.15 इंटू 15, लेकिन अपन को इस डायरेक्शन में नहीं चाहिए, नीचे डायरेक्शन में चाहिए, तो क्या करोगे? cos 22.5, नीचे डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया, है कि नहीं? अब टकराने के बाद ये सेम वैसे उसी स्पीड से इधर चली गई 15 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला है? विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, स्पीड चेंज नहीं किया, सिर्फ डायरेक्शन बदला आपने। तो अब फाइनली ये ऑब्जेक्ट इधर चला गया 15 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका फिर से ये कंपोनेंट निकालोगे तो ये 22.5, तो कितना जाएगा? 15 cos 22.5, तो सेम आ जाएगा, है कि नहीं? तो मैं इंटू 2 कर दूं, टोटल मोमेंटम आ रहा है, फिर माइनस ऑफ माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ऊपर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मानोगे तो सेम चीज को ऐड करूंगा तो इंटू 2 कर दिया मैंने, टोटल चेंज इन मोमेंटम आ गया ये, तो ये हो गया आपका इंपल्स। अब देखो आंसर निकाल लो कितना आएगा। cos 22.5 में आपको वैल्यू बता देता हूं कितनी आती है।
कहाँ गया कॉस का इसमें, अच्छा ये रहा, कॉस 22.5 इज योर 0.9238। अब आंसर में अपन को क्या करना है, इंटू 2 इंटू 15 इंटू 0.15, योर आंसर विल कम 4.15, 4.15, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4.15। देखो यहां पर कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट है, इन्होंने बहुत गवारपन वाली वैल्यूज दी है, टोटल 90 डिग्री दिया होता तो आधा 45 हो जाता, ठीक है, cos 45 1/√2 आपको पता है, तो वैल्यूज आपको हमेशा एग्जाम में अच्छी मिलेंगी, इतनी गंदी वैल्यूज नहीं मिलेंगी, तो बस यहां पर कैलकुलेशन का पार्ट था थोड़ा सा, बाकी और कुछ भी नहीं। हाँ, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या था कि नॉर्मल फोर्स जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो आपको मैग्नीट्यूड चेंज इन आपका जो निकालना है, आपको चेंज इन मोमेंटम वो कहां पर निकालना है, परपेंडिकुलर टू द बेड। बात समझ में आई, तो उसके लिए आपने मोमेंटम के कंपोनेंट किए और निकाल लिया, चमक गई बात। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना कि नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हियर, figure shows the position time graph of a body of mass 0.04 kg, suggests a suitable physical context for this motion, ठीक है। what is the time between two consecutive impulse received by the body, what is the magnitude of each impulse। देखो इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने किया था, एक ग्राफ वाला क्वेश्चन अपन ने किया था, देखो ध्यान से देखो, अपन ने एक क्वेश्चन किया था वो वाला ग्राफ वाला, अगर आपको याद हो, इस टाइप का ग्राफ बना हुआ था, तो जहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही थी वहां पर, जहां पर अचानक से वेलोसिटी चेंज हो गई वहां पर इंपल्स था। अगर मैं एक बॉल को फेंक के मारूं तो जैसे दीवार से टकराएगा वैसे वो इधर आ जाएगा, तो जिस पॉइंट में उसकी वेलोसिटी अचानक से चेंज हो रही है उस पॉइंट में इंपल्स मिला। तो देखो इंपल्स कहां कहां मिल रहा है, इस पॉइंट में, फिर इस पॉइंट में, फिर इस पॉइंट में, फिर देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, यहां पर वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव स्लोप, फिर यहां पर स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे होते जा रही है, ठीक है, क्या क्लियर है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मान लो दो दीवार है, उनके बीच में अगर एक बॉल को आपने एक वेलोसिटी देके छोड़ दिया, तो ये इधर आएगी कांस्टेंट वेलोसिटी से टकराएगी, फिर उधर जाएगी, फिर टकराएगी, फिर टकराएगी, तो इस तरीके से टकराते रहेगी। तो ये आपका एग्जांपल हो गया, जब एयर रेजिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन आप ना मानो तो ये हमेशा उतनी ही देर में से दोनों साइड टकराते रहेगी, क्लियर। तो हर दो मोमेंटम के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, 2 से 4 सेकंड के बीच, कितना 2 सेकंड, 2 सेकंड, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ क्या देखना था, जिस पॉइंट में अचानक से वेलोसिटी चेंज हो रही है, देखो अचानक से 2 सेकंड में क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर अचानक से 4 सेकंड में देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो अचानक से चेंज हो रही है वेलोसिटी, कब, 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, तो इन सब जगह क्या हो रहा है, उसको इंपल्स मिल रहा है। सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर दो वॉल है, उनके बीच में एक बॉल को आपने रफ्तार देके छोड़ दी, वो इधर उधर उधर टकराते जा रहा है हर 2-2 सेकंड के बीच में, क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये करते हैं, अ हेलीकॉप्टर ऑफ मास 1000 kg राइसेस विद अ वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। भैया भाई साहब हेलीकॉप्टर है और वो ऊपर जा रही है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। चलो ठीक है, सो हेलीकॉप्टर बन गई अपनी। अब ये हेलीकॉप्टर आपकी ऊपर जा रही है, देखो एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। दिस हेलीकॉप्टर इज गोइंग अपसाइड विथ एन स्पीड एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हेलीकॉप्टर का मास है 1000 kg और इसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, ये आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इनका मास है टोटल जितने भी लोग हैं उनका मिला के 300 kg, ठीक है भैया। चलो अब तीन ऑप्शन, तीन आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसी में सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड द पैसेंजर, ठीक है। तो जो ये मासेस है, मान लो बीच में जो आदमी लोग हैं 300 किलो के, वो लोग जमीन में, हेलीकॉप्टर की जमीन में कितना फोर्स लगा रहे हैं, क्या करो एफबीडी, जितना हेलीकॉप्टर की जमीन इन आदमी में ऊपर नॉर्मल लगा रही होगी, ये भी उतना ही लगा रहे होंगे, तो मतलब आपको निकालना क्या है, नॉर्मल। बात समझ में आई। तो देखो इसको किस तरीके से मानो, बहुत सिंपल है, कलर चेंज करता हूं मैं, ओप्स कौन सा पेज था, ठीक है क्या, हाँ चलो ये कलर करते हैं।
अब ये 300 kg का मास है, ठीक है, पूरे पैसेंजर है। धरती माता इसमें नीचे फोर्स लगा रही होगी कितना, 3000। हेलीकॉप्टर का सरफेस फ्लोर इस पे ऊपर कुछ नॉर्मल लगा रहा होगा, यही नॉर्मल अपन को बताना है, क्योंकि हेलीकॉप्टर का सरफेस जो इन आदमियों में ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ये आदमी भी हेलीकॉप्टर में उतना ही फोर्स लगा रहे होंगे। सर क्या और कोई फोर्स है? नहीं, लेकिन ये पूरी की पूरी चीज ऊपर जा रही है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो मतलब ये पूरे के पूरे आदमी भी जा रहे हैं ऊपर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। या तो अगर आप हेलीकॉप्टर के रेस्पेक्ट में देखोगे तो आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सूडो फोर्स नहीं लगाना चाहते हो, तो आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट से करना चाहते हो, तो इसका एक्सेलरेशन आपको कंसिडर करना पड़ेगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर। अब ये ऊपर जा रहा है तो कौन बड़ा होगा, नॉर्मल बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा? आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पूरी की पूरी हेलीकॉप्टर ऊपर जा रही है, ये पूरे के पूरे मासेस 300 kg के ऊपर जा रहे हैं, तो नॉर्मल बड़ा होगा। नॉर्मल माइनस 3000 इज गोइंग टू बी इक्वल टू ma, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज 15। सो देखो नॉर्मल कितना आ जाएगा, 5 3 15, 5 1 3 3 4 4500 प्लस 3000 7500, नॉर्मल इज 7500 न्यूटन, नॉर्मल इज 7500 न्यूटन। यही आंसर आएगा, देख लो आप लोग, आपके एनसीईआरटी में भी ये दिया होगा 7.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। आ गया? डिफिकल्ट था क्या? बहुत सिंपल, जितना फोर्स ग्राउंड हेलीकॉप्टर का ग्राउंड इन आदमियों में ऊपर लगा रहा होगा, उतना ही फोर्स ये आदमी ग्राउंड में नीचे लगा रहे होंगे। ठीक है, सिंपल सा था, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर। अब यहां पर भी एक्शन रिएक्शन पेयर है आपका मेन जो विंग्स हैं वो हवा पे नीचे फोर्स लगा रहे हैं, तभी तो हवा उन पे ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये हेलीकॉप्टर मस्त आराम से पंछी उनसे फिलू बन रहा है कि नहीं? तो मतलब अपन को ये निकालना है कि पूरा एटमॉस्फेयर इस पंखड़ी के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है। अब पूरे हेलीकॉप्टर को देखो, पूरे हेलीकॉप्टर को देखोगे तो ऊपर फोर्स है एटमॉस्फेयर का, मान लो इसको मैं बोल दूं कुछ भी रिएक्टेंस फोर्स, ठीक है, आर फोर्स। टोटल आर फोर्स लग रहा है पूरे हेलीकॉप्टर में, पूरे बाहर के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से, क्योंकि सराउंडिंग एटमॉस्फेयर तो इसको ऊपर उठा रही है। इस पूरे में mg नीचे कितना लग रहा है, 1300 kg है, तो नीचे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 1300 इंटू 0। क्यों? mg फोर्स लग रहा है नीचे। अब ये पूरा का पूरा एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर 15 से, सेम वो इक्वेशन लिखनी है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या लिखोगे, r माइनस 13000 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1300 इंटू 15। देखो r की वैल्यू निकाल लो, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से कर लो, 19500 प्लस 13600, सॉरी 136 नहीं 13000, 13000, अपनी हैंड राइटिंग नहीं पहचान पा रहा हूं, क्या करूंगा? ठीक है, क्या करना अभी, आंसर प्लस 1300, 13000, व्हाट एम आई डूइंग मैन? थ्री 3250 is the answer. 3.25 into 10⁻⁴ न्यूटन, 3.25 into 10⁻⁴ न्यूटन इज योर। क्लियर है? न्यूटन सेकेंड लॉ ही लगाना है घुमा फिरा के हर क्वेश्चन में, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है घुमा फिरा के हर एक क्वेश्चन में, ठीक है क्या? यहां पर आपने क्या बोला कि नेट फोर्स जो नीचे लग रहा था दैट इज 3000 आदमियों में, ऊपर जो लग रहा था नॉर्मल, और ये पूरा का पूरे सारे के सारे मासेस जा रहे थे ऊपर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट केस में जब पूरा एटमॉस्फेयर का फोर्स निकालना था तो अपन ने पूरी हेलीकॉप्टर को कंसीडर किया, हेलीकॉप्टर प्लस मासेस, तो इस पूरे में ऊपर फोर्स लग रहा है आर, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर, वही तो निकाल लिया अपन ने, सी और बी का आंसर तो सेम आएगा, क्योंकि जितना फोर्स सराउंडिंग हेलीकॉप्टर पे लगा रही है उतना ही फोर्स हेलीकॉप्टर सराउंडिंग पे लगा रहा है, बस डायरेक्शन अलग है। ठीक है, चलो क्लियर था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको समझना था कि हो क्या रहा है। हर क्वेश्चन को अगर आप एक बार समझ लोगे कि हो क्या रहा है, क्वेश्चन को समझ लोगे तो इजी है, जरूरी नहीं है कि आप आंसर को समझो, आंसर आप खुद से निकाल सकते हो अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए तो। नेक्स्ट, a stream of water flowing horizontally with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, goes out of a tube of cross section area 10⁻⁻² meter square and hits the vertical wall nearby. What is the force exerted on the wall by the impact of water assuming it does not rebound?
आपको ये मानना है कि पानी टकरा के नीचे गिर गया, पानी टकरा के वापस रिबाउंड नहीं हुआ, पीछे नहीं आया। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, देखो मैंने क्या कहा था आपको, मैं इसके पीछे की थ्योरी भी दूंगा, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, फोर्स इज योर रेट चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अब यहां पर कंटिन्यूस पानी आया जा रहा है, कंटिन्यूस पानी आया जा रहा है कि नहीं, तो आपको एवरेज फोर्स निकालना पड़ेगा। या इस टाइप का क्वेश्चन आपको और बन सकते हैं, हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे कि एक पार्टिकल है, ऐसे फेंके जा रहे हैं नीचे, लाइन बाय लाइन नीचे फेंके जा रहे हैं, है कि नहीं, तो बताओ वो पार्टिकल आके टकराया फिर रिबाउंड हो गया, टकराया फिर रिबाउंड हो गया, तो एवरेज फोर्स कितना लग रहा है आपकी जमीन पे, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। या फिर एक दीवार है, उसमें बुलेट आप फायर करते जा रहे हो हर एक सेकंड में, तो आपको बोला कि बताओ दीवार में एवरेज फोर्स कितना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, आप क्या करो, आप क्या निकाल लो, फोर्स आपका एवरेज क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। अगर टाइम में 1 सेकेंड ले लूं तो 1 सेकेंड में जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा होगा, क्या वही फोर्स लग रहा होगा, है कि नहीं। फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। तो आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आप ध्यान रखो, आपको ये करना है, एवरेज फोर्स इज टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। ठीक है क्या, तो अब अपना टारगेट है ये निकालना, इसको कोने में लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। एफ आपका एवरेज हो जाएगा डेल्टा पी इन 1 सेकेंड। ठीक है, चलो देखो अब कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत लिमिटेड कलर है क्या यहाँ। चलो अब पानी बह रहा है, ठीक है भैया, पाइप बना लेते हैं। इसमें से पानी आ रहा है कितने रफ्तार से, 15 मीटर पर सेकेंड। ये एरिया कितना है, ये एरिया 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, और दीवार में आके टकरा रहा है। तो अब मेरे को निकालना है चेंज इन मोमेंटम। आपको क्या बोला है, देखो ध्यान से सुनो, एक एक चीज को एकदम ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ही जवाब बिछा होता है कि कैसे निकालना है आपको सवाल। आपको क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में, एज्यूम इट डज नॉट रिबाउंड, मतलब टकराने के बाद मोमेंटम जीरो, टकराने के बाद मोमेंटम जीरो, तो फाइनल मोमेंटम तो जीरो, मतलब मेरे को सिर्फ इनिशियल मोमेंटम निकालना है। 1 सेकेंड में जितना पानी दीवार में टकराया उसका मोमेंटम कितना था। अगर मेरे पास ये आ गया तो आंसर आ गया। समझ की बात। क्वेश्चन में लिखा है देखो, एज्यूम इट डज नॉट रिबाउंड, इसका मतलब क्या है कि वो रिबाउंड नहीं किया, बाद में टकराने के बाद उसके पास कोई रफ्तार नहीं, कोई रफ्तार नहीं तो कोई मोमेंटम नहीं, तो बस आपको इनिशियल मोमेंटम वहां पर निकालना था। अब देखो सिंपल है, तो आपको निकालना है कि 1 सेकेंड में कितना मास टकरा रहा है, 1 सेकेंड में कितना मास टकरा रहा है, जितना मास इस पानी में से बाहर आ रहा होगा। इस सेकेंड में, इस पाइप में से 1 सेकेंड में 15 मीटर पानी आ रहा है बाहर। कितना मीटर बाहर आ रहा है पानी, 15 मीटर। मतलब अगर आप ये बोलोगे कि ये अगर ये 15 मीटर होता तो यहां पर जितना भी पानी है वो 1 सेकेंड में पूरा का पूरा बाहर आ गया होता। 1 सेकेंड में 15 मीटर ट्यूब में जितना पानी है वो बाहर आ रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, लेंथ पता है, एरिया पता है, तो सर वॉल्यूम पता चल गया कि कितना पानी बाहर आ रहा है। कितना, लेंथ 15 इंटू एरिया 10⁻⁻²। सर वॉल्यूम से क्या होगा, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो आपके पास टोटल मास आ गया जितना पानी टकरा रहा है। बट अपन को मास नहीं चाहिए सर, अपन को तो मोमेंटम चाहिए। तो मोमेंटम कैसे निकालोगे, मास इंटू वेलोसिटी इंटू 15 इज योर आंसर। खत्म, काम खत्म भैया यहीं पर। फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना पानी टकराया, पहले मास निकाला, उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, मोमेंटम आ गया, फाइनल तो जीरो, है कि नहीं। मस्त था क्वेश्चन, चलो मजा ही करने में। तो अच्छे से एंजॉय करके करोगे, अगर अटेम्प्ट किए हो बकायदा पूरा तो मजा आएगी। अच्छा ये करना था, ये चुक गया, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे करूंगा। ठीक है चलो, तो अगर किसी ने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो प्लीज अटेम्प्ट करो, प्लीज अटेम्प्ट करो। ठीक है क्या, चलो इजी क्वेश्चंस हैं, जल्दी हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा करने में इसको। इसलिए मैं आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी करा रहा हूं। एनसीईआरटी के बाद अपन एचसी वर्मा भी करेंगे, डोंट वरी, वो भी करेंगे, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप। एक छोटे से बच्चे को डायरेक्ट दौड़ने बोलो वो गिर जाएगा, पहले उसको बोलो भाई तू पलटी मारना सीख, फिर क्रॉल करना सीख, फिर पकड़ के चलना सीख, फिर चलना सीख, फिर दौड़, तो कोई रिस्क नहीं है उसमें। ठीक है, तो अपन भी वैसे ही चल रहे हैं बेसिक से, पहले धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें, फिर बड़ी चीजें करेंगे। तो यहां पर आंसर आ गया, निकाल लो कितना आएगा, 15 इंटू 15 इंटू 1000 में से -2 तो कट गया, इंटू 10, सो 15 इंटू 150, 15 इंटू 150 इज योर आंसर, 2250, 2250 ये आपका आंसर होगा। देखो आंसर ये दिया है कि नहीं आपका 28 के क्वेश्चन में,
2.25 into 10⁻³ यस गॉट इट। ठीक है क्लियर। तो हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि बुलेट फायर हो रही है, 1 सेकंड में 500 बुलेट फायर हुई, ज्यादा बोल दिया 1 सेकंड में 50 बुलेट फायर हुई, ठीक है, इस रफ्तार से इस मास की जाके टकरा रही है बार बार और टकरा के उसी में अंदर चली गई, तो फाइनल मोमेंटम 0, इनिशियल मोमेंटम निकाल लो 1 सेकंड में कितनी पार्टिकल गिरी, खत्म, फोर्स आ गया, एवरेज फोर्स जो दीवार में लग रहा है कि नहीं। और इस टाइप का मैंने और भी बहुत सारा क्वेश्चन बोला, अगर एक बॉल है बार बार ड्रॉप कर रही है नीचे, है कि नहीं, तो 1 सेकंड में कितना वो मोमेंटम चेंज हो रहा है उस बॉल का, वो निकाल लो, तो टोटल क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल एवरेज फोर्स आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि फोर्स निकालो, तो आपको समझ में आना चाहिए क्या लगाना है, फोर्स निकालने के लिए चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, काम खत्म। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 1 rupee coin are put on the top of each other on a table। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो 10 कॉइन है, 1 चेंज करते हैं, टाइम लगेगा, लग जाने दो यार, 2 3 4 5 6 7 कितना बोला है, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 राइट आ जाएगा। चलो अब आपको क्या पूछा है, द फोर्स ऑन द 7th कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम ड्यू टू ऑल द कॉइन्स ऑन इट्स टॉप। मतलब 7th कॉइन के ऊपर अगर आप देखोगे तो 8 9 10 ये 3 है, तो ये 3 कितना फोर्स लगा रहे हैं 8 में, ये 3 उतना ही फोर्स लगा रहे होंगे 7th वाले पार्टिकल में जो 8 9 10 है। देखो ये जो 3 पार्टिकल है 8 9 10, ये 7th वाले कॉइन को देखोगे तो इस 7th वाले कॉइन में जो नॉर्मल फोर्स लगा रहे होंगे, ये 7th वाला कॉइन ऊपर के तीनों में यही नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। एक का मास m है, तो ये 3 का मास कितना हो जाएगा 3m, तो इसमें नीचे फोर्स कितना हो जाएगा 3mg, तो ये नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा 3mg। कुछ भी नहीं था सवाल में, कुछ भी नहीं। नेट रेस्ट पे है, रखे हुए सब एक के ऊपर एक रेस्ट पे नेट, तो ऊपर के 3 ऑब्जेक्ट पे देखो धरती माता कितना फोर्स लगा रही है 3mg, तो उसके ऊपर नॉर्मल कितना चाहिए 3mg। तो 7th वाला फोर्स, 7th वाला जो कॉइन है ऊपर के 3 में जो ऊपर फोर्स लगा रहा होगा कितना लगा रहा होगा 3mg, और ये तीनों फोर्स इसमें कितना लगा रहे होंगे 3mg। तो देखो ए और बी क्वेश्चन का तो आंसर आपका आ गया, दोनों का एक्शन रिएक्शन पेयर है, ए और बी आर एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है लास्ट, द रिएक्शन ऑफ द 6th कॉइन ऑन द 7th कॉइन। अब 6th कॉइन 7th कॉइन में कितना फोर्स लगाएगी वो ये बताओ। अच्छा यहां पर ये जो 6th कॉइन है वो 7th कॉइन में कितना फोर्स लगेगी, उतना ही जितना 7 6 में लगाएगा। तो अगर 6th वाले कॉइन को देखो तो उसके ऊपर 4 मासेस हैं 4m के, तो 4m में नीचे धरती माता कितना फोर्स लगेगी 4mg, तो नॉर्मल कितना होना चाहिए 4mg। तो ए और बी का आंसर हो गया 3mg और लास्ट वाले का आंसर हो गया 4mg। कुछ भी नहीं था भैया, कुछ भी नहीं था। फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चन था आपका बेसिक। चमका कि नहीं, सीधे mg बैलेंस करना है, नीचे वाला फोर्स इज इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स नॉर्मल। नेक्स्ट चलो, अ ब्लॉक ऑफ मास 25 kg इज रेज्ड by a 50 kg man in 2 different ways as shown in the figure 15.19। ठीक है, what is the action on the floor by the man in the 2 cases। चलो पहले ये निकालते हैं फिर आगे का देखते हैं कि अगर जमीन जो है वो सिर्फ 700 न्यूटन सह सकती है तो पहले और दूसरे केस में से कौन सा केस है जो फायदेमंद रहेगा और जो नहीं रहेगा ये बताना है। चलो एफबीडी, भैया इस पूरे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की जान थी एफबीडी, तो अगर आपको एफबीडी बनाना आता है तो काम तो वहीं पर समाप्त हो जाता है, दिखने लग जाती हैं चीजें आंखों के सामने, अच्छा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सारी चीजें दिखने लग जाएंगी आपको। तो अगर ये आपने आदमी बनाया, ठीक है, इस आदमी का खुद का मास कितना है 50 kg, कितना है 50 kg, तो धरती माता इस पे नीचे फोर्स लगा रही होगी 500 न्यूटन। पहले वाले केस की बात कर रहा हूं, फर्स्ट केस। अब फर्स्ट केस में देखो वो रस्सी को ऊपर खींच रहा है तो रस्सी उसको नीचे खींच रही होगी, कॉमन सेंस। अगर ये जो आदमी है वो उस ऑब्जेक्ट को ऊपर खींच रहा है तो ये ऑब्जेक्ट उस आदमी को नीचे खींच रहा होगा टेंशन टी से, और कितना 25 kg है, 25 kg है।
अगर ये 25 केजी है तो यहां पर धरती माता फोर्स लगा रही होगी 250, तो यहां पर टेंशन कितना होगा 250 से जस्ट ज्यादा, तो वो धीरे धीरे उसको खींच रहा है क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन बताया नहीं है, तो अपन इसको अप्रोक्सीमेटली बराबर मानेंगे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली अपन इन दोनों को बराबर मानेंगे कि 250 ऊपर 250 नीचे। तो अगर आदमी इस ऑब्जेक्ट को 250 टेंशन से ऊपर खींच रहा है तो ये टेंशन जो है ये इस आदमी में नीचे फोर्स लगाएगी, नीचे फोर्स लगाएगी कितना 250, और इस आदमी में एक जमीन यहां की जो धरती माता है वो बेचारी इसमें नॉर्मल फोर्स लगा रही है ऊपर। ये आदमी कहीं नहीं जा रहा, रेस्ट पे है, तो इस आदमी में टोटल ऊपर वाला फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू टोटल नीचे वाला फोर्स। तो देखो नॉर्मल कितना हो जाएगा 500 प्लस 250 750 न्यूटन। है बाबा, धरती माता पे ये आदमी 750 न्यूटन लगा रहा है, तभी तो धरती माता इसके ऊपर 750 न्यूटन लगा रही है, और जमीन सह कितना सकती है 100, तो ये तो 700, तो ये तो बिल्कुल फायदेमंद नहीं है, 750 न्यूटन फोर्स लग रहा है। चलो भैया सेकंड वाला केस देखते हैं। सेकंड वाले केस में देखो रस्सी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ये रस्सी को कैसे खींच रहा है नीचे, तो रस्सी इसको कहां खींच रही है ऊपर, कितने फोर्स है 250। अब सेकंड केस में देखोगे तो 250 ऊपर, नॉर्मल ऊपर, और mg 500 नीचे, तो नॉर्मल प्लस 250 इज इक्वल टू 500, तो नॉर्मल इज ओनली 250 न्यूटन। अब धरती माता में यहां पर जो फोर्स है वो कम हो गया, क्योंकि आप उसको नीचे खींच रहे हो ना, तो रस्सी आपको थोड़ा ऊपर खींच ली, तो नॉर्मल नीचे से कम हो गया। तो कौन सा करना केस ठीक रहेगा, सेकेंड वाला। विच मोड शुड द मैन अडॉप्ट, कौन सा उसको पहला या दूसरे में से कौन सा केस लेना चाहिए, सेकेंड, ताकि जमीन में वो ना धसे। ठीक है, तो देखो सेकेंड केस में नॉर्मल आ रहा है सिर्फ 250, फर्स्ट केस में आ रहा है 750 न्यूटन। नेक्स्ट, अ मंकी ऑफ मास 40 केजी, लास्ट क्वेश्चन है क्या ये आपका। चलो, अ मंकी ऑफ मास 40 केजी, 23 क्वेश्चंस में मैंने आपके लिए डिस्कस किए हैं पूरे। आई होप कि आप लोग होमवर्क कर रहे हो, सभी कोई होमवर्क कर रहे हो। नेक्स्ट संडे के लिए वर्क पावर एनर्जी है, उसके नेक्स्ट संडे में आपको पूरा काइनेमेटिक्स का लेक्चर दूंगा, ऐसे ही पूरा रिकॉर्ड करके दूंगा। हर वीक मेरे तरफ से आपको ये सारी वीडियोस मिलेंगी, बट मैं चाहता हूं कि आप भी इसको अटेम्प्ट करो, और कोई भी डाउट है, कुछ रिक्वेस्ट है, तो आप मेरे को यहां पर कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है क्या। चलो, अभी तो मैंने studyinfo.com आप लोग विजिट कर सकते हो, अभी तो मैंने खाली ऐसी वन पेज ड्रैग एंड ड्रॉप से कुछ भी डाल दिया है, बट ओके, बहुत सून आपकी एक प्रॉपर वेबसाइट वहां पर लॉन्च होगी। सो ठीक है, चलो देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं, काफी लंबा वीडियो बन गया आपका ये। अ मंकी ऑफ मास 40 केजी, मंकी का भैया वेट है 40 केजी, क्लाइम्स ऑन द रोप, ओके, विच कैन स्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन, इस रस्सी का मैक्सिमम टेंशन हो सकता है 600 न्यूटन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द रोप ब्रेक, रस्सी कब टूटेगी, मतलब जब उसमें टेंशन की जरूरत 600 से ज्यादा होगी तब टूट जाएगी, है कि नहीं। जब भी इस मंकी को 600 टेंशन से ज्यादा की जरूरत पड़ी तो रस्सी टूटी, नहीं तो नहीं टूटेगी। मान लो अगर इस मंकी को खाली 200 न्यूटन की जरूरत है, 500 न्यूटन की जरूरत है, 599 न्यूटन की जरूरत है, तब ये रस्सी नहीं टूटेगी। लेकिन जैसे ही 600 से ज्यादा की जरूरत पड़ी ये रस्सी टूट जाएगी तुरंत। तो देखो, अब बोला है अलग अलग चीज, ये मंकी क्लाइंब कर रहा है ऊपर विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अपन क्या चाहते हैं कि इस आदमी पे, ये जो मंकी, सॉरी आदमी मंकी है जो ये मंकी 40 केजी का, इसको ऊपर जा रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट ऊपर करना है, तो इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स ऊपर लगाना चाहिए। तो ये अगर रस्सी को नीचे खींचेगा तभी तो रस्सी इसको ऊपर खींचेगी, है कि नहीं। तो आपको ये बात समझ में आ सकती है कि ये जो मंकी है इस पे ऊपर फोर्स लग रहा है टेंशन, इसमें नीचे फोर्स लग रहा है mg 400, और आप क्या चाहते हो कि एक्सेलरेशन इसका ऊपर कितना हो 6, तो निकाल लो टेंशन कितना हो जाएगा, t बड़ा होगा, अब ऊपर जा रहा है तो t माइनस 400 नेट फोर्स इज इक्वल टू मास कितना भी है 40, 40 इंटू 6 240 प्लस 200 प्लस 400 इज योर t, सो t इज गोइंग टू बी इक्वल टू 640। अरे भैया पहले वाले में ही टूट जाएगा, डायरेक्ट आ गया, बट अपन बाकी भी करेंगे। क्लाइम्स डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो अब देखो ऊपर टेंशन t, नीचे तो 400 का 400 ही है, उसको चेंज होगा नहीं, और अभी नीचे जा रहा है कितने से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये नीचे 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो आप बोल सकते हो सर 400 से तो छोटा ही होगा t, तभी नीचे जा पा रहा है, 400 से छोटा होगा, 400 से छोटा होगा तो सर टूटने का तो सवाल ही नहीं है, सॉल्व करके क्या निकालोगे। क्लाइम्स ऑफ विद एन यूनिफॉर्म स्पीड, सर अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो एक्सेलरेशन कुछ नहीं, तो टी किसके बराबर हो जाएगा 400 के, तो थर्ड केस में 400, तो इसमें भी रस्सी नहीं टूटेगी। फॉल्स डाउन द रोप नियरली फ्री,
अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से नीचे गिर रहा है मतलब टेंशन कितना है, 0, पकड़ा ही नहीं है रस्सी को, हवा में गिर रहा है, बचाओ, गिर गया। ठीक है क्या, सिंपल था। मजा ही होगी आपको ये सारे क्वेश्चंस करके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के। तो ये आप अगर ये कर लोगे तो आपके बेसिक्स इतने क्लियर हो जाएंगे कि फिर आप एचसी वर्मा आपको जो बुक करनी है, मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूं, आपको जो बुक करनी है सॉल्व अब आप कर सकते हो। ठीक है क्या, चलो। सो मेरे को कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा, क्या रहा आपको यहाँ पर, किसी में अगर किसी क्वेश्चन में तकलीफ रह गई है तो आप मेरे को जरूर बताना। ठीक है, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना आप इसको। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे नए चैप्टर के एनसीईआरटी डिस्कशन के साथ। ठीक है, तब तक मस्त एंजॉय करो, मस्ती करो आराम से। अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, घर में ना कोई आ रहा है ना कहीं जाना है, लॉकडाउन में अभी आप लोग घर पे ही हो। सो आपके लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जितना इसका फायदा उठा सकते हो उठा लो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड टेक केयर।